आप पॉलिटिक्स में कैसे आए? जितना मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला वहाँ से कि कोई गॉडफादर आपका तो है नहीं। मैंने उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ लाठियां वितरित करने का काम शुरू किया था नीरछी चौराहे से। मुलायम सिंह जी को मैं देख के चौंक गया। मुझसे कहते हैं कहाँ पढ़े हो यार अध्यक्ष जी, आप सपा में आ जाओ। सब गोली बम कट्टा जी। हॉकी डंडे सब उन लोगों ने चला ऐसा लगा कि कहीं हमारी भी हत्या हो जाएगी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा मैं किसी को लड़ाने की तैयारी कर रहा हूँ, बूथों की रचना कर रहा हूँ, और ये कह रहे हैं इन्होंने ही लड़ना। 89 में मैंने जी भाजपा की सदस्यता ली, और 89 में ही मैंने 90 में व्यापार मंडल की सदस्यता ली। अच्छा। और भाजपा में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने पॉलिटिकल पॉडकास्ट की सीरीज में। आज हमारे साथ में है सुरेंद्र मैथानी जी, गोविंदनगर विधानसभा से एमएलए हैं। तो यार बहुत सारे जनता के मन में प्रश्न रह जाते हैं। अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ है और यहाँ से बहुत बार पीली सदरी पॉलिटिकल कैंपेनिंग में देखी गई है। तो यार इस पीली सदरी का भी राज जानेंगे और साथ ही साथ इनकी जर्नी कवर करेंगे कि ये कैसे आए पॉलिटिक्स में। बिकॉज कोई आम नागरिक को बहुत स्ट्रगल करने पड़ते हैं किसी एक पॉलिटिकल स्टैंड लेने में, धीरे से इंटर करने में। पूरी जर्नी कवर करेंगे, जानेंगे। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉलिटिकल पॉडकास्ट की सीरीज में। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल जी। मैं आप सभी का, चैनल के अभी सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप लोग समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, वर्गों में, शोषित पीड़ित वंचित वर्ग के बीच में जो कुछ चीज़ें हम जैसे समाज सेवा करने वाले लोगों से या अन्य सामाजिक संस्थाओं से छूट जाती हैं, उनको लाभ पहुंचाने के लिए, हम सबका ध्यान आकर्षित कराने के लिए आप सब कड़ी धूप में, बरसात में, सर्दी में काम करते हैं, मेहनत करते हैं। उसके लिए मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा, और आपके इस चैनल की शीर्ष पर आप चरम पर पहुँचें अपनी लोकप्रियता के, इसके लिए शुभकामना प्रेषित करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने यहाँ पर आए, आपने समय दिया। और इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे। जो हमारा पहला प्रश्न है वो ये है कि आप पॉलिटिक्स में कैसे आए? जितना मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला वहाँ से कि कोई गॉडफादर आपका तो है नहीं। तो पॉलिटिक्स की दुनिया में कैसे इंटर किए और आज के टाइम पे दूसरी दफ़ा आप विधानसभा में जो है विधायक बने हुए हैं। देखिए निखिल जी, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि मैं पॉलिटिक्स में एक्सीडेंटल हूँ। मैं शास्त्री नगर की लेबर कॉलोनी में 42 वर्ष जीवन के मैंने व्यतीत किए। जी। कठिन परिश्रम, पढ़ाई के साथ साथ, और अपना काम धंधा व्यापार करना, रोजी रोटी का जुगाड़ करना, उस पर लगातार लगे रहना। और मुझे यहाँ से मेरे पिता मेरे चूँकि ईएसआई में कर्मचारी थे जी। और उनका ट्रांसफ़र गोरखपुर के पहले 11 किलोमीटर पहले सैजनवा क्षेत्र है जी। वहाँ पर हुआ था जी। और वहाँ पर मुझे सबसे पहले अपने विद्यालय में, चूँकि वहाँ पे परिस्थितियाँ दूसरी होती, भिन्न प्रकार की होती थी, तो वहाँ पर विद्यालय में मुझे सबसे पहले विद्यार्थी परिषद का सदस्य बनाया गया। और वहाँ छात्र संघ की राजनीति में मुझको मेरी अरुचि के बाद भी मुझको वहाँ से लोगों ने आगे बढ़ाया। मेरी थोड़ा सा हम लोगों के मित्र यार और ये लॉबी हमारी बड़ी थी। ये मतलब कौन से सन की बात है? ये बात मतलब शुरुआत यही है मुझे लगता है। 76-77 की बात होगी जी। जब क्या उम्र रही होगी आपकी? कक्षा 8-9 में पढ़ते थे जी। तब की ये बात है जी। और वहाँ से मैंने जब विद्यार्थी परिषद किया, फिर वहाँ जो उपद्रव करने वाले लोग थे उन सब से हम लोगों ने संघर्ष प्रारंभ किया और उनको बाहर करके फिर विद्यार्थी परिषद की वहाँ पे यूनियन बनाई। तो ऐसे अनएक्सपेक्टेड, फिर भी मुझे उसका ज्ञान नहीं था, लेकिन विद्यार्थी परिषद के लोग मुझसे काम लेने लगे। और उसके बाद चूँकि वहाँ पर अखाड़ा बहुत चलता था, तो हम लोग अखाड़े में कुश्ती करना ये काम करते थे। तो वहाँ पर एक स्वयं सेवक कहें, हम उनको मुख्य शिक्षक कहें, उस समय नहीं जानते थे, वो आकर के बैठते थे, हम लोगों से दोस्ती की। फिर शाखा लगाई और शाखा लगाने में संघर्ष हुआ, मतलब गोली बम कट्टा हॉकी डंडे सब उन लोगों ने चलाए और हम लोगों ने उन सब चीज़ों को झेला। और झेलने के बाद तब वो संघर्ष से हम लोगों की विजय हुई। तो पहली बार हम लोगों ने संघ की शाखा लगाई और संघ की शाखा लगाने पर जो विरोध वहाँ पर वर्ग विशेष के द्वारा किया गया, उसको हम लोगों ने झेला और लगभग 1.5 महीने तक
कड़ा संघर्ष चला, ऐसा लगा कि कहीं हमारी भी हत्या हो जाएगी। जी। और बहुत ज़्यादा मतलब क्षेत्र के लोगों ने फिर 1.5-2 महीने के संघर्ष को समझौता करा के समाप्त कराया, और हम समझौते पे इस बात पर माने कि हमारी संघ की शाखा लगेगी। ये वो लगी। किस जगह की बात है? ये सैजनवा में मस्करा इंटर कॉलेज है। अच्छा। मस्करा इंटर कॉलेज के पीछे ग्राउंड है, उस ग्राउंड में हम लोगों ने ये शाखा जो मुख्य शिक्षक थे उन्होंने लगवाई थी। और फिर संकटा जी जो जी। गोरखपुर में थे, अभी हमारे उनका 2.5 से 3 वर्ष पहले उनका देहांत हुआ जी। है, उन्होंने हम लोगों को स्वयंसेवक बनाया था, और प्रथम वर्ष भी उन्होंने हमको मतलब यहाँ से आरएसएस में एंट्री हो गई RSS में आपकी? एंट्री हुई, और वहाँ से हमने प्रथम वर्ष किया। फिर लौट करके हम कानपुर आ गए। फिर यहाँ छात्र राजनीति में अनचाहे जी। पहले लोगों को लड़ाना, उसके बाद जब श्याम पहाड़ी हुआ करते थे, जी। कैलाश बाबा थे, हाँ। और तमाम लोग बड़े बड़े सब, तो हम लोग उनके साथ अपना जिंदाबाद जिंदाबाद करते हुए छात्र राजनीति में ऐसे मतलब शुरुआत हुई। फिर DVS डिग्री कॉलेज से वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव मैंने लड़ा। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में लाठीचार्ज हुई और वो चुनाव रद्द कर दिया गया। तो उसमें रवि प्रताप सिंह चौहान अध्यक्ष लड़ रहे थे। वहाँ से शुरुआत हुई। फिर छात्र राजनीति में भी बड़ा इंटरेस्ट रहा, और उसके बाद फिर 89 में मैंने भाजपा की सदस्यता ली, और 89 में ही मैंने 90 में व्यापार मंडल की सदस्यता ली। अच्छा। और भाजपा में चूंकि हम सब लोग, श्याम बिहारी मिश्रा जी चुनाव लड़ते थे लोकसभा का, प्रेमलता जी लड़ती थी विधानसभा का, और भी सब लड़ते थे जी। तो उनको चुनाव लड़ाना, उनकी जिंदाबाद जिंदाबाद करना, सड़कों पे घूमना एक शौक सा, जैसे कोई एम नहीं, केवल मतलब एक शौक अंदर सा से था। पैशनेट थे इस हाँ, चीज को कि लेके हमें कि मतलब हमारे नेता आ रहे हैं नीरछी चौराहे पर, तो वहीं हमारी अरेंजमेंट दुकान थी, वहीं हम अपना काम करते थे, और उनको लोगों के लिए पार्टी के लिए मंच लगा देना, झंडे लगा देना, पूरे बैनर टंगवा मैनेजमेंट देना, कर देना। हाँ, लड़कों को इकट्ठा कर लेना और मंच पे बैठना, और फिर बड़े शान के साथ कि देखो मेरे लीडर आ रहे हैं, और विधायक आए, सांसद आए, तो उनको फिर मंच पे पूरा बैठाना, मतलब सिस्टम है वाली और बात फिर जो मंच से होती है। नीचे उतर के उनकी जिंदाबाद करना, तो बड़ा एक आनंद सा आने लगा, जी। बिना एम के आनंद आने लगा। फिर व्यापार मंडल में भी काम मिला, और पहली बार मुझको व्यापार मंडल में काकादेव पांडुनगर व्यापार मंडल का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। आज भी मैं काकादेव पांडुनगर व्यापार मंडल का जनरल सेक्रेटरी हूँ, विधायक होने के बाद भी। अरे वाह। और फिर कानपुर का मुझको यूथ में सेक्रेटरी बनाया गया। उसके बाद से मैंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। पूरे कानपुर को, व्यापारी समाज को मैंने लीड किया है। कई कई बार श्याम बिहारी जी ने जब कॉल दी, और हम लोगों ने कई लाठियाँ खाई और बड़ा संघर्ष किया, पुलिस के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, तो वहाँ से एक इंटरेस्ट सा जागने लगा कि समाज के लिए हमें कुछ करना चाहिए। और चूँकि व्यापार और पढ़ाई साथ साथ करते थे, इसलिए इतनी कठिनाई नहीं आती थी कि मैं अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल कैसे डालूंगा, किसी पे डिपेंड नहीं, बैनर कैसे बनाऊंगा। एग्जैक्टली मैं इन्हीं चीज़ों पे आने वाला था कि जब आप पॉलिटिक्स करो तो कहीं से बैकअप जो है पैसा कहाँ से आएगा। तो वो चूंकि मैं साथ साथ काम करता था, तो इसलिए दुकान थी, सब काम करता था, तो इसलिए मुझे इसकी दिक्कत नहीं होती थी कि बैनर लगाना, नेता हमारा आ रहा है तो एक हमें कपड़े के बैनर चलते थे तब ये फ्लैक्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो कपड़े का बैनर छपवाना, फिर वो हम लोग स्टेंसिल बनवा लेते थे, तो उसमें भाजपा की, व्यापार मंडल की, जिसका जैसा कार्यक्रम दीवालों तो पे। आपने मतलब पार्टी नहीं बदली? पार्टी नहीं बदली, सब भाजपा में रह। तो भाजपा की ऐसी आइडियोलॉजी आपकी कौन सी पसंद आ गई या मैच कर गई? कि बहुत सारे नेता ऐसे भी होते हैं जो मतलब जैसे माहौल किधर की ओर जा रहा है वो डिपेंडेंसी रखती है, उसी के बेसिस पे वो करेंगे, क्योंकि हमने चाहे सपा की गवर्नमेंट रही, बसपा की गवर्नमेंट रही, और तमाम गवर्नमेंटें रही, लेकिन कभी भी मन नहीं किया कि कोई सरकार में है तो हम उस दल में चले जाएं। हम विचारधारा से, चूँकि हमारा जन्म ही विद्यार्थी परिषद और संघ से हुआ, इसलिए कहीं जाने की कल्पना आज भी नहीं होती है कि हम कहीं जा सकते हैं। हम बिना विधायक रह सकते हैं, बिना राजनीति के रह सकते हैं, लेकिन दल नहीं छोड़ सकते। हम कैडर बेस लोग हैं, और उसी पे काम करते करते फिर मुझे व्यापार मंडल में तमाम दायित्वों का, मैं सेक्रेटरी पूरे यूपी स्टेट का भी रहा, नेशनल रहा, फिर तमाम संघर्ष किए। 3 दिन की बंदी रही कानपुर में। जो बंदी व्यापारी समाज के हित में होती थी उसका मुझे संयोजक बना दिया जाता था। 3-3 दिन रथ पर मैं रोटी रथ पे चलते चलते खाता था, और चाहे गर्मी हो, धूप हो। कानपुर शहर के आप सब पत्रकारों ने देखा है कि कैसे मैंने इस 20-25 वर्षों में लगातार, यूँ कह लें 25 नहीं और ज़्यादा कह लें 92-93 के आसपास से 30-35 वर्षों में लगातार 30 ईयर जो है कैसे 30 हो रहा है, कैसे समाज को दिए और संघर्ष किया, और कभी कल्पना नहीं की कि मुझको फला जगह फला पद दे दिया जाए। अनएक्सपेक्टेड मुझको सब कुछ मिला,
कभी नहीं माना। जब मिल गया समय तब, पे जो है, जब मुझे लगा कि जब मिल गया तब मुझे पता चला कि अरे मुझे ये बना दिया गया, और मैंने उसके अनुरूप अपने को समर्पित किया। बच्चे कब बड़े हो गए ये मैं नहीं देख पाया, लेकिन समाज के हित में अपने को 24 घंटे समर्पित किया। परिणाम कि मुझे फिर तमाम पदों पर व्यापार मंडल के रखा गया, उस पर मैंने पूरे प्रदेश तो की राजनीति करी। ये जैसे आप व्यापार मंडल के बारे में बता रहे, तो इसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन क्या रहा? हमारा जैसे यहाँ संघर्ष होता था, हम लोग यहाँ से पूरे व्यापारियों को इकट्ठा करके और लेकर के जाते थे। आपको याद होगा मायावती के शासन था, व्यापारियों में लूट हो रही थी, बड़ी व्यापारियों की लूट हो रही थी। स्कूटर की डिग्गी से पैसा चोरी हो जाता था पुलिस के सामने। आप आपने गौर करिएगा, कभी देखिएगा, मेरे पास कटिंगें पड़ी हैं। मैंने उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ लाठियां वितरित करने का काम शुरू किया था। नीरछी चौराहे से लाठियां बांटी थी, मेरे मंच को पुलिस ने उखाड़ के फेंक दिया था और मैंने वहीं धरना दिया था और पुलिस मुझको मारते हुए थाने ले गई थी। और मेरे उसके संघर्ष पर पूरा कानपुर इकट्ठा हो गया था और एसओ ने फिर माफ़ी मांगी थी, एसओ सस्पेंड हुआ था, और तब मेरी व्यापारी समाज में ये जीत हुई थी, पहली संघर्ष की जीत हुई थी। लगभग अगर देखा जाए तो 20 साल बड़ा स्ट्रगलिंग रहे, जब सपा और बसपा चलती रही बैक टू बैक। बहुत ज़्यादा, मतलब स्ट्रगल इतना किया है कि कभी कल्पना भी नहीं आई कि मैं बसपा का शासन है तो उसमें मेरे पास ऑफर आए, बहुत बड़े बड़े ऑफर आए। हम इसी पे आने वाले थे। ऑफर आए, मैंने कहा ये, यहाँ तक कि हालांकि जब मैं ऑफर अच्छा कहाँ से आया था, मैं सपा से या बसपा से? आपको दोनों जगह से मैं वो भी बताता हूँ। ये तो सरोज जी यहाँ पे थे जो मंत्री थे, उन्होंने कहा जब व्यापार मंडल में था कि भाई आप बसपा ज्वाइन कर लो और बसपा में हम सब लोग आपको आगे बढ़ाएंगे। मैंने कहा भाई देखो मेरी विचारधारा नहीं है और मैं आपके एडजस्ट नहीं हो पाऊंगा, आप मुझे भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरे ब्लड में वो आ गया है, जो विचारधारा है वो मेरे ब्लड में आ गई है। तो वहाँ से आया। फिर मुझे पार्टी ने अनएक्सपेक्टेड, मुझे भाजपा में कोई पद नहीं दिया गया था, कोई पद। मतलब ऐसा लगता था जैसे नेताओं में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है, ऐसा लगता है कि अगर इसको कोई पद दे दिया तो ये आगे बढ़ जाएगा, तो मुझे कोई पद नहीं देता था। इनसिक्योरिटी रहती बाकी लोगों में। लेकिन मुझे यूज बहुत करते थे, इतना यूज करते थे, मंच लगा दो, माइक लगा दो, झंडा बांध दो, लड़के क्योंकि एकदम नीचे से उठे हुए थे। गाड़ी ले आओ, भीड़ ले आओ, ये सब मैं करता था। पैसा खर्च कर दो, वो भी मैं करता था। मतलब सारी यूज करते थे, लेकिन एक तरह से क्लाइंट बना लेते थे। हाँ, नो डाउट, नो डाउट कि उस समय का जो वो था कि वो क्लाइंट की तरह भी यूज करते थे, लेकिन कुछ देते नहीं थे। और मेरा भी नेचर ऐसा था कि मैं कल्पना ही नहीं करता था, नहीं दिया तो नाराज़ नहीं होता था, नहीं दिया यार नहीं दिया, मैं इतना ही से काम कर रहा हूँ। और करते 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 फिर व्यापार मंडल में तमाम दायित्वों को दिया लोगों ने। और तभी तक उस बीच में फिर अध्यक्ष जी ने मुझे एक बार बीजेपी में कहा, यार ये खूब खर्च करता है, सब करता है, इसको जिले की कार्य समिति का सदस्य बना दो। उन्होंने मात्र मुझे जिले की कार्य समिति का सदस्य बनाया। वो दिन है और आज का दिन है, मैं विधायक हूँ, पीछे मुड़ के नहीं देखा। पहले मैं जिले की कार्य समिति का भाजपा में सदस्य रहा, पूरे कानपुर महानगर का सेक्रेटरी रहा, मंत्री रहा। फिर मैं कानपुर पूरे महानगर का बीजेपी का महामंत्री रहा, फिर महामंत्री बना, फिर महामंत्री बना, फिर अध्यक्ष बना, फिर अध्यक्ष बना, फिर अध्यक्ष बना, फिर विधायक बना और फिर विधायक बना। ये मतलब स्टेप बाय स्टेप हुआ। 22 वर्ष तक लगातार अध्यक्ष कोई बनता रहा, लेकिन पदाधिकारी अध्यक्ष मुझे बनाता रहा। इतना विश्वास, मैंने कभी अपने अध्यक्ष के साथ विश्वासघात नहीं किया, कभी पार्टी के साथ विश्वासघात नहीं किया। मेरे अध्यक्ष ने जो कहा मैंने वही किया। आई थिंक यही जो है टर्निंग पॉइंट रहा आपकी लाइफ का। टर्निंग पॉइंट रहा। अगले अध्यक्ष ने विश्वास व्यक्त किया कि यार इसको ले लेंगे तो संगठन ठीक चलेगा, और यही सोच के पार्टी ने मुझे ही अध्यक्ष बना दिया। कि इनको मैनेजमेंट अच्छा आता है। 2012 में बनाया, जब हमारी सरकार नहीं थी। माननीय अमित शाह जी प्रदेश के प्रभारी थे, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे, और मुझे कानपुर का अध्यक्ष बनाया गया। और पहली रैली मुझे याद है, मर्चेंट चैम्बर में बैठक हो रही थी, मैं अध्यक्ष था। मैंने अनाउंस किया, वहाँ से जिले की कार्य समिति की बैठक थी। मैंने कहा माननीय अध्यक्ष जी, मोदी जी की पहली पब्लिक रैली मुझे कानपुर को दीजिए, एक पैसा नहीं लगेगा और उसके बाद भी सारी रैली हम सफल कराएंगे। और आपको याद होगा कि मोदी जी को प्रधानमंत्री पद बनाने के घोषित करने के बाद पहली हरियाणा की पूर्व सैनिकों की रैली हुई थी, और उस रैली के बाद पब्लिक रैली पूरे देश की पहली कानपुर को मिली थी, जो मैंने कल्याणपुर में कराई थी। उसका पार्टी ने मुझे रैली का संयोजक बना दिया, स्वतंत्र देव सिंह जी को उस रैली का प्रभारी बना दिया, और अमित शाह जी प्रभारी के नाते लगातार उस रैली पे निगाह ही नहीं रखे थे, बल्कि मेरे घर में बैठना, उठना और कपड़े चेंज करना। मतलब ये होता है, जो अध्यक्ष होता है उसके यहाँ जो भी नेतृत्व आता है उसके साथ पूरा अरेंजमेंट उन्हीं को करना रहता है, वो पूरा करना होता है। वो पूरी रैली कराई, जिसमें बीबीसी ने कहा कि 5.5 लाख की भीड़ थी। हमारा आकलन है कि 7 लाख से ज़्यादा की भीड़ थी। फिर उस रैली के डॉक्यूमेंट्स भी जो मुझे बताए गए थे, उससे ज़्यादा मैंने अपने विजन से किया था, और उस डॉक्यूमेंट्स को भी मैंने कई रैलियों में जायजा कर दिया था। और उसके बाद पार्टी लगातार ये काम करना, फिर
इस पद पे होना, और पता ही नहीं चला। मैं तो जब कब एमएलए बन गए? एमएलए मुझे तो कल्पना नहीं थी। मैं तो दूसरे लोग एमएलए का टिकट मांग रहे थे और मैं उनका मुंह देख रहा था कि मतलब ये इनको मिलेगी, इनको मिलेगी। टिकट कैसे मिल गई आपको टिकट अचानक से? अनएक्सपेक्टेड, मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे टिकट देंगे। मैं तो खाली ये देख रहा था कि अब कौन लड़ने आ रहा है। कभी मुझे लग रहा था वो उसको मिल रही, कभी मुझे लग रहा था। कानपुर जैसे महानगर में तो हजारों दावेदार और हैं। हजारों दावेदार छोड़िए, मेरे पर कोई हाथ रखने वाला नहीं। मेरी तेजी से शायद हो सकता है ना रखते हो, नेतृत्व तो रखता है, पार्टी तो रखती है, पार्टी तो लीड करती है, चाहे हमारा प्रदेश संगठन हो चाहे देश संगठन हो, वो तो निगाह रखते हैं। लेकिन कोई ऐसा बढ़ाने वाला मुझे नहीं था जो मेरे ऊपर हाथ रख के मुझे कहते आओ चलो विधायक का टिकट दिला देंगे। लेकिन मैं देख रहा था कि शायद टिकट इसको मिलेगा, मुझे इसको लड़ाना है, अध्यक्ष हूँ शायद इसको लड़ेगा। मुझे याद है कि माननीय सुनील बंसल जी ने मुझसे कहा कि कार्यालय खोलो गोविंद नगर विधानसभा का। तो मैंने कहा भाई साहब कार्यालय खोलें, प्रत्याशी तो अभी घोषित नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा नहीं कार्यालय खोलो, आप अध्यक्ष हो, आपकी जिम्मेदारी। मैंने कार्यालय लिया, खोला, हवन पूजन, सभी सांसद विधायक कार्यकर्ता बुलाए, सबको खिलाया पिलाया, फर्स्ट क्लास उत्साह के साथ कार्यालय खोल दिया। बड़ी उसकी चर्चा हुई। फिर उन्होंने कहा कि 4 दिन नामांकन में बचे थे। उन्होंने कहा कि जाओ नामांकन फार्म लो। मैंने कहा फार्म भाई साहब किसके नाम से लें? कहने लगे कि नाम तो बाद में बताया जाएगा, पार्टी तय करेगी, पर आप अध्यक्ष हो, आप नाम लो। मैंने कहा भाई साहब ऐसा ना हो कि मैं फार्म लूं और लोग कहें कि विधायक यही चुनाव लड़ना चाहते हैं, अध्यक्ष हैं और यही कैप्चर कर रहे हैं, इन्हीं को टिकट चाहिए। कहने लगे ये तुम्हारा आपस में कंट्रोवर्सी हो जाती है। हाँ कंट्रोवर्सी होती है। तो उन्होंने कहा ये तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं है, तुम अध्यक्ष हो, ये तुम्हारा कर्तव्य है कि जाके फार्म लो, जिसको टिकट होगा उस पर फार्म भरा जाएगा, उसका नाम भरा जाएगा। मैं गया, मैंने वहाँ से फार्म लिया, फार्म लेके रखा और दूसरे दिन मैं सवेरे बैठा था, ऐसे टीवी चैनल देख रहा था, तो तब तक मुझे एक नेताजी का फ़ोन आया दिल्ली से। कहने लगे मैथानी जी बधाई हो। अरे हमने कहा टिकट घोषणा हो गई क्या? हाँ हो गई, आपको बधाई हो। तो मैंने कहा नाम तो बताओ आप। अरे क्या आप ही को चुनाव लड़ना है, आपका नाम घोषित हुआ है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा मैं किसी को लड़ाने की तैयारी कर रहा हूँ, बूथों की रचना कर रहा हूँ, संगठन को मूव कर रहा हूँ, संगठन को उत्साहित कर रहा हूँ, और ये कह रहे हैं इन्होंने ही लड़ना है। तो मुझे भरोसा नहीं हुआ। मैंने कहा क्या भाई साहब मजाक कर रहे हो आप, मुझे लड़ना है, विधायक का चुनाव लड़ना है मुझे? कहने नहीं आप ही को लड़ना तय हो गया, टिकट आपका हो गया। एक तरह से जो है सेनापति को ही राजा बनाने की बात कह दी। और मैंने फिर टीवी खुलवाया। मैंने कहा टीवी खोलो यार, हमने कहा ये मजाक तो नहीं कर रहे हैं, कहीं मुझे वो तो नहीं कर रहे हैं। तो टीवी खोला तो देखा उसमें सुरेंद्र मैथानी गोविंद। वो उपचुनाव था, आई थिंक वो उपचुनाव था। कौन से सन में हुआ था? 19 में। 2019 में अध्यक्ष रहते ही मैंने उस विधायक के चुनाव को लड़ा। और मुझे याद है कि ओह थैंक गॉड, कानपुर की जनता को और कानपुर के कार्यकर्ताओं को, पूरे व्यापार मंडल के साथियों को, कि मुझे कब लोगों ने कंधे पर उठाया, जीप पर बैठाया, कब उतारा और सर्टिफिकेट दिलाया। मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे पीछे कौन भोजन करा रहा था, कौन मुझको गाड़ियाँ दे रहा था। एक फूटी कौड़ी मेरी चुनाव लड़ने में नहीं लगी। बाद में मुझको पता करना पड़ा कि 1000 2-2 आदमी दिन में भोजन कर रहा है, रात में कर रहा है। ये भोजन दे कौन रहा था? कौन मुझको गाड़ी दे रहा था तेल डलवा करके? कार्यकर्ताओं ने, जो कार्यकर्ता संघर्ष करता अपने घर से, उसने गाड़ी दी, तेल दिया, और मतलब इतना इफरात सारी जो है कार्यकर्ताओं ने अरेंजमेंट किया। और मेरा चुनाव जो मैंने सांसद, विधायक, मेयर, सभासद तमाम अपने जीवन में लड़ा डाले, मतलब डिपेंड रहते थे मुझ पर कि अध्यक्ष जी यार मुझको चुनाव लड़ाओ, मेरे उसमें आओ। वो लोगों ने कैसे मुझको चुनाव लड़ा दिया मुझे कल्पना नहीं, और मुझे विधायक बना दिया। इसलिए मैं आज भी अपना परम धर्म मानता हूँ कि कार्यकर्ता के सम्मान के लिए और मेरे पूरे शहर के लिए, कि कोई कार्यकर्ता हो मेरे पास कहीं से आता है, मैं कभी नहीं देखता कि किस विधानसभा से आया है। और इसके लिए मेरी शिकायत भी की गई कि भाई आप पूरे कानपुर के विधायक बने हैं, तो मुझे सफाई भी देनी पड़ी कि मैं भाई कानपुर मतलब दूसरे के विधानसभा के यहाँ 5 विधानसभा 7 विधानसभाओं का मैं अध्यक्ष रहा। आज मैं किस कार्यकर्ता से कह दूं कि भाई तुम्हारी विधानसभा वो है, मैं इस विधानसभा का विधायक हूँ। कल जब संघर्ष था, मेरे साथ गाली खा रहा था, लाठी खा रहा था, जेल जा रहा था, मुकदमा झेल रहा था, 20 साल तक लगातार। तो 20 साल तक लगातार आज मैं उसको छोड़ दूं, मेरे बस का तो नहीं है। मैंने कहा मैं विधायक ही छोड़ सकता हूँ, लेकिन कार्यकर्ताओं को नहीं छोड़ सकता। उनकी तो मदद, मेरा क्या जा रहा है, एक टेलीफोन करता हूँ, एक लेटर लिखता हूँ, 100 लोगों के काम हुए, 80 के हो जाते हैं, 20 में कोई कारण हो सकता है, और उनको अगर राहत मिल जाती तो मेरा गया क्या। बल्कि उनका विश्वास जगा, पार्टी पे विश्वास जगा कि नहीं पार्टी का कैडर है, कार्यकर्ता है। और यही घटनाएं इस तरह की होती हैं कि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, मैं अध्यक्ष था और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी यहाँ से सांसद हुए, उनको लड़ाया, उनको जिताया। और उसके बाद मैं एक बार डॉक्टर जोशी ने मुझसे कहा कि इंडिगो की फ़्लाइट है कि दिन में चलो दिल्ली चलो, तो मैं उनके साथ
चला गया। मैंने कहा इतने बड़े नेता मुझको कह रहे दिल्ली चलो, तो मेरा भी सम्मान है। मैं गया तो ऐसे डॉक्टर जोशी जी बैठे थे बीच में, मुझे कहने में टीवी चैनल में भी कोई कठिनाई नहीं कि ऐसे डॉक्टर जोशी बैठे थे, बीच में मैं बैठा था, किनारे की विंडो खाली थी, और तब तत्कालीन मुलायम सिंह यादव जी जिंदा थे माननीय, और वो आकर के उस सीट पे बैठ गए। उनका और जोशी जी का अभिवादन हुआ, मैं बीच में बैठा था। मैं वहाँ से हटा, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप इधर हो जाइए, तो आप लोग अपना बातचीत कर लीजिए, मेरा कोई परिचय तो है नहीं मुलायम सिंह यादव जी से। मैं अपना इधर बैठ गया, प्रणाम मैंने किया मुलायम सिंह जी को, और जैसे ही डॉक्टर जोशी ने मेरा परिचय कराया कि सुरेंद्र मैथानी कानपुर महानगर बीजेपी के अध्यक्ष हैं। उस समय ओम प्रकाश मिश्रा सपा के अध्यक्ष हुआ करते थे कानपुर में। तो ओम प्रकाश मेरे व्यापार मंडल के साथी थे, बहुत संघर्ष करते थे हम लोग साथ साथ व्यापारी समाज के लिए। तो उन्होंने मेरा परिचय कराया और कहा कि ये हमारे सुरेंद्र मैथानी है। तो मुलायम सिंह जी को मैं देख के चौंक गया। उन्होंने कहा अच्छा यही आपके कानपुर के अध्यक्ष हैं, हो सकता है उनके पास कोई ऐसी रीडिंग हो। तो मुझसे कहते हैं कहाँ पढ़े हो यार अध्यक्ष जी, आप सपा में आ जाओ, यहाँ पे विधान परिषद है, राज्यसभा है। मेरे होश उड़ गए, जमीन खसक गई फ्लाइट में बैठे बैठे। तो मैंने कहा, मेरे मुंह से बरबस निकला, मैंने सोचा भी नहीं 1 मिनट, बरबस निकला। मैंने कहा भाई साहब आप इतने बड़े लीडर हो, आपने मेरे बारे में इतना कह दिया, मुझको राजनीतिक जीवन में बहुत कुछ मिल गया कि आपने ये कह दिया कि MLC है और राज्यसभा है, मेरी पार्टी में आ जाओ। लेकिन भाई साहब मैं आपको बताऊं, जोशी जी सुन रहे थे इस बात को, मैंने कहा मैं बताऊं, मैं कैडर बेस कार्यकर्ता हूं, और मेरे जो ब्लड में जो विचारधारा है, जो सेवा है, आइडियोलॉजी ना, है। हाँ, जो उस कारण से ना आप मुझे डाइजेस्ट कर पाओगे और ना मैं आपके यहाँ डाइजेस्ट हो पाऊंगा। लेकिन मैंने कहा मेरा बहुत सम्मान है कि आपने मुझे, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना है ये, कि मुलायम सिंह जी ऐसा कहें। और मेरे तो आपसे उनसे फिर कभी और मुलाकातें नहीं फिर हुई? उसके बाद कभी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि मेरा कोई मन ही नहीं था, कोई वही नहीं था, कोई रुचि नहीं। अब 2019 के बाद अगर मैं बात करूं कि आप MLA बन गए, उसके बाद अभी तक आपने क्या क्या डेवलपमेंट किया हुआ है? हाँ देखिए, जब मैं पहली बार अगर विधानसभा की हम बात बड़ी करें, एक हास्यास्पद बात बताऊं कि मैं 7 विधानसभाओं का अध्यक्ष रहा हूं, और मैंने 4-4, 5-5 साल दिन में रोटी भी गाड़ी में चलते समय खाई है। आज भी रोटी का डब्बा मेरी गाड़ी में रहता है, अगर दिन में नहीं जाता तो मैं चलती गाड़ी में खा लेता हूँ। किसी कार्यकर्ता के यहाँ पहुँचा, वहाँ पानी वानी पी लिया, ऐसे मैं अपनी दिनचर्या को रखता हूँ। उस समय भी 7 विधानसभाओं में दिन रात मैं घूमता था, और एक एक कार्यकर्ता के यहाँ बैठ करके, शहर में आप पूछोगे तो लोग बताएंगे कि एक एक कार्यकर्ता के यहाँ बैठ करके मैं उनके लिए संघर्ष करता था, उनके एक एक सुख दुख में खड़ा होता था और बराबर मूव करता था। जब मुझे गोविंदनगर विधानसभा बना, तो मैंने जब मूवमेंट गोविंदनगर में शुरू किया तो मुझे बड़ा आसान सा लगा। मैंने कहा यार ये तो, मैं सवेरे गाड़ी में बैठता हूँ, शाम को विधानसभा खत्म हो जाती है। बहुत तो छोटी 7 सी विधानसभा में घूमता था, तो सारा सवेरे से घूमता था, सरसौल जाता था, 49 गाँव थे मेरे पास, 34 गाँव में रात में मैं टिका। बड़ा क्षेत्र था, एक बड़ा क्षेत्र था, 34 गाँव में रात में मैं सोया हूँ, कार्यकर्ता बनाए हैं। तो यहाँ मुझको बड़ा आसान लगा, और मैंने जब घूमा तो मेरे मन में वही कार्यकर्ता भाव था, जो सेवा भाव मेरे संगठन में था, वही भाव था। तो मेरा मन में आता था कि यार लोगों ने मुझे वोट दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, तो अब जरूरी नहीं कि लोग मुझको जब कुछ बताएं तभी मैं उनकी सेवा करूं। मेरे मन में अपना विज़न क्या है, मुझे वो भी दिखाना चाहिए। लोग अगर कहें ये सड़क मेरी बननी है, तो उससे पहले या तो मैं उसको बनवाना प्रारंभ कर रहा हूँ, या मेरे दिमाग में होगा, जिससे वो मुझे ना बताए। वो बताए तो उससे पहले मैं उसको बता दूं कि हाँ तुम्हारी ये सड़क यहाँ से वहाँ तक बननी है, और इसके लिए प्रोसेस में ये शुरू कर चुका हूँ। आज मुझे खुशी है कि पूरी विधानसभा में एक एक गली लगभग आम जनता से सीधी इजी कनेक्टिविटी और इजी अवेलेबिलिटी के आधार पर मैं लोगों से सीधे जुड़ा हूँ। और पूरे क्षेत्र में एक समस्या मुझे आप ऐसी नहीं बता सकते जो मुझे ना पता हो। मैं दिन भर फील्ड में रहता हूँ, अपने ड्राइवर से कहता हूँ, चालक से कहता हूँ कि यार तुम सड़क बदल कर चलो, क्योंकि छोटी विधानसभा में सवेरे निकलता हूँ, शाम तक खत्म हो जाती है घूम के राउंड। तो मैं उससे कहता हूँ सड़क रास्ता बदल के चलो, जिधर से चलो उधर से वापस मत आओ, दूसरी जगह से आओ, नहीं तो लोग सोचेंगे इनके पास कोई काम ही नहीं, दिन भर यहीं घूम रहे हैं। ये भी एक संकट रहता है। तो इस तरीके का। और मुझको लगता है महाराज जी ने एक बार जब पिछले रिज्यूम में हृदय नारायण दीक्षित जी विधानसभा अध्यक्ष थे, तो महाराज जी एक ब्रेक हुआ, तो महाराज जी थे, दिनेश शर्मा जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, केशव जी, ये सब बैठे थे उन्हीं कक्ष में। तो हमारी बात होने लगी, तो महाराज जी ने ऐसी खाली थे पूछा उन्होंने कि यार तुमको क्या अंतर दिखाई दिया। उनका कहना था कि संगठन के आप अध्यक्ष रहे और अब जनप्रतिनिधि हो, दोनों में अंतर क्या है। तो मैंने कहा महाराज जी सच बताऊं तो जनप्रतिनिधि होना बहुत आसान दिखता है, और संगठन का अध्यक्ष होना मुझे बहुत कठिन,
कहने लगे क्यों? मैंने कहा उसमें हमें सारे दलों से अपने दल को लीड कराने के लिए रोज कुछ सोचना है, रणनीति बनानी पड़ती रोज है। रणनीति। मैं सवेरे अखबार पढ़ता था, आज भी पढ़ता हूँ, तो पहले ये नहीं देखता भाजपा ने क्या किया, पहले मैं देखता हूँ कांग्रेस ने क्या किया, सपा ने क्या किया, बसपा ने क्या किया, और तुरंत सवेरे जब 7-8 बजे अखबार पढ़ता हूँ तो तुरंत रणनीति बनाता हूँ कि अब मुझे यानी बीजेपी को क्या करना है। और फिर कार्यकर्ताओं कैसे सम्मान बचाना है, कैसे पुलिस से संघर्ष करना है, कैसे प्रशासन से, कैसे बिजली के लिए संघर्ष करना है, कैसे जनता के लिए संघर्ष करना है। जनप्रतिनिधि नहीं था, लेकिन जनप्रतिनिधि की तरह मैं अध्यक्ष की तरह काम करता था और लोगों के लिए संघर्ष करते हुए आज भी। मैंने कहा महाराज जी ने कहा कैसे, तो मैंने कहा देखिए महाराज जी अब मैं डाकिए की तरह काम करता हूँ। कहने लगे वो कैसे? मैंने कहा मैं क्षेत्र की समस्याओं को कलेक्ट करता हूँ और सभी माननीय मंत्रीगण, जिस समय मैं अध्यक्ष हुआ करता था तो अब व्यवस्था है कि सभी मंत्रीगण तब साधारण सब कार्यकर्ता हुआ करते थे, तो जो मैं कहता था मेरे निर्देश पे वो काम करते थे। आज वो मंत्री हैं, मैं विधायक हूँ, मेरा सौभाग्य है कि मैं जो काम कहता हूँ आज भी वो अध्यक्ष की तरह मुझे सम्मान दे देते हैं, मेरा काम कर देते हैं, मेरी विधानसभा फर्स्ट क्लास दौड़ने लगती है, तो लोगों की अपेक्षाएं पूरी होती हैं। अब हम थोड़ा सा लोकसभा की तरफ आएंगे। जैसे रमेश अवस्थी जी को टिकट मिल जाना बड़ा शॉकिंग रहा, दूसरा फिर उनको जिता के ले आना, ये दूसरा और बड़ा अचीवमेंट रहा, क्योंकि कानपुर का लोगों का कहना यह है कि ये कौन है रमेश अवस्थी है, ये तो यहाँ के हैं ही नहीं, हम इनको जानते ही नहीं है। देखिए और इसमें जनता ने सोशल मीडिया में हो या न्यूज़पेपर में हो सिर्फ पीली सदरी देखी है। देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने शुरू में कहा कि मैं कैडर हूँ। मैंने आपको मुलायम सिंह यादव जी की घटना बताई, मैंने समर्पण बताया। मैं ये मानता हूँ कि हमारा ये अधिकार नहीं है कि टिकट किसको मिले विधायक होने के बाद भी, बल्कि हमारा ये कर्तव्य है कि कमल के फूल पर जिसको बैठाल दिया उसे हमें चुनाव लड़ाना। मुझको दुत्कारने वाले, जब मैं अध्यक्ष था या उससे पहले भी, मुझको नापसंद करने वाले भी कुछ लीडर उनको भी चुनाव में मैं ऐसे लड़ाता था, तन मन और धन से लड़ाता था। मैं धन भी जोड़ रहा हूँ, धन से लड़ाता था। मैंने कभी नहीं देखा, मैंने देखा कमल के फूल पे जो बैठा है। मैं गोविंद नगर विधानसभा से 2017 में भी टिकट मांग रहा था, मुझे था कि मुझे टिकट मिल जाएगा और पचौरी जी को टिकट मिला। मैंने पचौरी जी को तन मन और धन से भी चुनाव लड़ाया और जिताया पार्टी की वजह से। तो मैं कमल के फूल से मुझे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। मेरे लिए, मैं भी लोकसभा मांग रहा था, मैंने भी कहा, मैंने भी दिल्ली जाके, इस बार आपने मांगी लोकसभा? हाँ बिल्कुल मांगी, कोई इसमें गुरेज नहीं। मैंने कहा देखिए आप जिसको दें ये पार्टी का अपना अधिकार है, ये मेरा उसमें मांगना मेरा अधिकार है और जो देना पार्टी देना आपका काम है। मैंने कहा अगर आप उचित समझते हो तो मेरे पर भी कंसिडर कर लेना, क्योंकि मैं गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र से दूसरी बार 82,000 से ज़्यादा मतों से जीता हूँ। उत्तर प्रदेश में 10th पोजीशन है, सपा बसपा कांग्रेस और भाजपा मिला के 403 विधानसभाओं में 10th पोजीशन मेरी गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र की है। तो मैंने कहा इस पर कंडीशन कंसिडर कर लीजिएगा, आप मुझे टिकट देंगे तो मैं 82,000 की लीड से चुनाव लड़ना शुरू करूंगा। लेकिन पार्टी ने नहीं दिया, रमेश जी को दिया। मैंने डे 1 कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि लगभग कुछ 24-25 हजार वोट से ही जीते। नहीं देखिए, खामियाजा नहीं, अब जिसने क्या परिस्थिति रही वो तमाम बहुत बड़ा विषय है, लेकिन मैंने अपने कर्तव्य को निभाया और उनके बस्ते को बनाने से लेकर के बूथों का अरेंजमेंट लेकर के अन्य विधानसभाओं में अध्यक्ष मतलब चुनाव जिता प्रवास करने को लेके सारी जगह प्रवास किया। उसके अलावा अपनी विधानसभा से भी लड़ाया। मतलब कुल मिलाकर के हमको रमेश अवस्थी जी से पहले कमल का फूल दिखाई दे रहा था, मोदी जी दिखाई दे रहे थे, योगी जी दिखाई दे रहे थे, हमारी पार्टी दिखाई दे रही थी। मेरे लिए वो लक्ष्य बहुत बड़ा था, हमारे लिए व्यक्ति बहुत सेकेंडरी था। और मुझे खुशी है कि रमेश अवस्थी जी के रूप में बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत सरल व्यक्ति हैं, और मुझे लगता है कानपुर के इतिहास में सरलता का नया उदाहरण देखने को मिलेगा, क्योंकि पब्लिक अब वो आक्रामक चेहरे नहीं पसंद करती है, वो बोल्ड और बहुत चेहरे पसंद नहीं करती, वो थोड़ा सा कम, बहुत सॉफ्ट। आप सॉफ्ट रहिए, पब्लिक की रीच में रहिए। पब्लिक को अगर ये लगे कि हम जब चाहें इनका कुर्ता पकड़ लें और इनको बुला लें, एक गरीब आदमी भी, आज मैं गाड़ी से निकलता हूं तो ठेले वाले, ऑटो वाले, ई रिक्शा वाले, टेम्पो वाले, वो अपनी बातें कह वो पाते मुझको गाड़ी से निकलते वो प्रणाम करते हैं। मैं उनको शीशा कभी नहीं चढ़ाता, और उतरे शीशे से मैं उनको नमस्ते करता हूँ, उनका हाल चाल पूछता हूँ कि भाई तुम्हारा ई रिक्शा कैसा चल रहा है, कोई कठिनाई तो नहीं। कई लोग ऐसी जो कठिनाई बताते हैं, तो मैं चलते चलते वहीं किनारे सड़क के रुक करके और फ़ोन करता हूँ कि भाई थोड़ा पुलिस से दिक्कत आती है उनको, तो पुलिस से बोलता हूँ, उनकी मदद करता हूँ। तो उनको लगता है मुझे विधायक के पास जाने में किसी की ज़रूरत नहीं है, सीधे चलो, मतलब काम हो जा रहा है। एक और चीज़ की सर, पीली सदरी का क्या राज है?
पीली सदरी हमारा अपना शौक से है, इसका कोई भी राज नहीं है। कुछ वास्तु वगैरह का तो चक्कर नहीं इसका है? भी कोई चक्कर नहीं है। असल में मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ। हरसाए इंटर कॉलेज में मैं पढ़ता था। एचओडी थे हमारे एपी सिंह जी, वो उसके बायोलॉजी के थे। तो उन्होंने एक बार कहा था, वो बात मुझको आज तक याद है। उन्होंने सभी स्टूडेंट्स को बोला था, उन्होंने कहा देखो पहनो वो जो खुद को अच्छा लगे, दूसरा कैसा भी कितना भी कमेंट करे उसकी मत सुनो। अपना पहनावा अपनी तरीके से, अपना जीवन अपनी तरीके से। ये उनकी बात मुझे आज भी ध्यान आती है। अब वो बेचारे इस दुनिया में नहीं है मेरे गुरु, लेकिन उनकी उस बात पे ही, जैसे अब ये मैं विधानसभा जब पहुंचा, इसके पहले नहीं पहनता था मैं पीली सदरी, मतलब कामन पहनता था, पीली भी लाल भी सभी पहनता था, भगवा भी पहनता था। तो उसके बाद से मुझे लगा कि अब विधानसभा में गया हूँ तो नई लाइफ, मेरा नया जन्म हुआ है। तो उनकी बात मुझको ध्यान आई और मैंने कहा अब मैं अपने नए लुक से इस नई लाइफ को स्टार्ट करूँगा। और मैंने किया और मुझे आज इसका इतना मतलब वो हुआ कि अभी जब यहाँ जितिन प्रसाद जी आए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक जी आए, तो मन से कहने लगे चूँकि मैं काम लोगों के पब्लिक के काम कराने के लिए काफ़ी हाथ में कागज़ लेके दिन भर इनके मंत्रालय में इनको दम किए रहता हूँ। तो जितिन प्रसाद जी मन से कहने लगे भाई ये देखिए आपके विधायक, इनको देख के हमें लगता है, जैसे ही देखता हूँ मैं पीली सदरी पहन के और हाथ में कागज़ का बंडल, बड़ा वायरल हुआ था, देखा मैंने। तो कहने लगे, मैं बिल्कुल परेशान हो जाता हूँ कि अब ये क्या मांग रहे हैं। और ऐसे ही उन्होंने ब्रजेश पाठक जी ने कहा कि ये पीली सदरी पहन के पूरे सचिवालय में मंत्रियों के यहाँ, और क्या दे दो, ये दे दो, वो दे दो, मेरी विधानसभा के लिए ये कर दो, कानपुर के लिए कर दो। मेरा मानना है कि ये तो खैर वो हो गई कि चूँकि मेरे मन को भाता है इसलिए मैं इसको पहनता हूँ, और कोई कारण नहीं है। बाकी शेष मेरा मानना है कि हम जनता के लिए जैसे काम कराना चाहें तो इतनी संवैधानिक हमारे पास व्यवस्था होती है कि हम बहुत कुछ करा सकते हैं। डिपेंड हम पे करता है कि हम कितना काम अभी क्या क्या, मतलब आपने अभी जो 4-5 साल का कार्यकाल रहा है उसमें क्या क्या अभी तक ऐसा लगता है कि जो एक्चुअल में बड़े काम आपने अपने विधानसभा में कराए हुए हैं? बहुत सारा। पिछले विधानसभा में जब मैं विधायक था तो 2.25 वर्ष का मुझको टाइम मिला, जिसमें 15 महीने करीब कोरोना में चले गए। और कोरोना में लोगों की सेवा करते करते मैं भी ग्रसित हो गया। और ग्रसित इतना ही नहीं हुआ, मैं 3.5 महीने अस्पताल में रहा और बिल्कुल लग रहा था बॉर्डर लाइन छुआ हुआ था। ऐसा लग रहा था शायद अब वापसी नहीं होगी। मेरे मैक्स में था मैं, और मेरे सामने टॉवल बंधा रहता था, पूरे मुंह में छाले, आंतों तक छाले, और इतना ज़्यादा पॉइजनिंग भी हो गई थी कि मैं बोलता था तो खून के छींटे आते थे। और शाम तक टॉवल डॉक्टर को इसलिए बदलना पड़ता था कि वो खून के छींटों से सन जाता था। तो मुझे नहीं लगता था वापस आएंगे, लेकिन लोगों की मैं एक सेवा करता हूँ जो मुझे लगता है, मेरा मानना है, अब चाहे उसको अंधविश्वास कह लो आप, चाहे आप मुझको, मैं साइंस का स्टूडेंट LLB हूँ, मैं अधिवक्ता भी हूँ, उसके बाद भी आप मुझको बगैर पढ़ा लिखा भी कह दो तो भी मैं मानता हूँ कि मुझे उसका प्रतिफल मिला, जो मैं लोगों की जानों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी से और पैसा दिलवाता हूँ। कई लोगों की जानें बचाई ईश्वर ने, लेकिन माध्यम मैं बना, और करोड़ों रुपए मैंने दिए। मैं इस बारे में मशहूर हूँ कि अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी हो, 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए चाहिए, लोग आपके कार्यालय आते हैं, मतलब कि कार्यालय आंख बंद करके आते हैं, वो मुझे भी नहीं पूछते। कार्यालय में मैंने एक अलग सिस्टम बनाया है जिसको मैं कैमरा लगा के अपने मोबाइल पर रखता हूँ कि जब वो कोई मदद लेने मेडिकल की आया है, किसी प्रकार की मदद लेने के लिए आया, तो वो उसको चाय पिला रहा है कि नहीं, पानी पिला रहा है कि नहीं, उसकी मदद कर रहा है कि नहीं, प्यार से बात कर रहा है कि नहीं, इसको मैं लाइव टच में अपने रखता हूँ। और उसका परिणाम कि लोग किसी का अप्रोच नहीं लाते और सीधे एस्टीमेट लेकर के, ये रीजेंसी का एस्टीमेट 5 लाख का है, 4 लाख का है, 3 लाख मेरे यहाँ जाते हैं। और मेरे मुंह से पहली बार निकला था जब मैंने विधायक बना, तो मुझको लगा यार मैं विधायक तो बन गया, मुझे करना क्या है। तो मुझे यही नहीं समझ में आया, मैं तो संगठन का व्यक्ति था, एक विधायक करता क्या है। तो मैंने संविधान पढ़ा पूरी रात। सवेरे 9 बजे मुझको महाराज जी ने अपने घर पे बुलाया था आशीर्वाद देने के लिए, तो मैं रात में संविधान पढ़ा और सवेरे गया तो मेरे मुंह से बरबस निकला। मैं तय करके नहीं गया था। मैंने कहा महाराज जी मेरी विधानसभा क्षेत्र में आप एक सड़क, एक नाली, एक पार्क बाद में दे दीजिएगा, मूलभूत सुविधा में है, वो भी आवश्यक है, बाद में दे दीजिएगा, लेकिन अगर मैं किसी की जान को बचाने के लिए कोई पत्र लिखूं, उसको 1 लाख 2 लाख 5 लाख किसी गंभीर बीमारी में चाहिए हो, तो मेरी सड़क रोक देना, आप उसका पैसा तुरंत जारी कर देना। क्योंकि अस्पताल में पैसे के अभाव में उस गरीब की जान चली जाती है और नर्सिंग होम वाले बिना पैसे के उसका इलाज नहीं करते। ऐसे में बहुत सख्त उसकी ज़रूरत होती है। और मुझे बहुत खुशी है कि यही करते करते मुझे लगता है कोरोना से मेरी जान बची। और आज भी जो प्रतिफल, लोगों का आशीर्वाद मुझको मिल रहा है, ये एक बहुत बड़ा कारण है। और मैं खुल के कहता हूँ कि मेरी विधानसभा ने कहीं भी कोई भी आए गंभीर बीमारी में, मैं तत्पर हूँ, मैं उनका स्वागत करता हूँ। और मैं बहुत गंभीरता से, मेरे यहाँ से लेटर लिखा जाता है, लेटर के बाद उस कॉपी को लेके मैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाकर के स्पेशली उसको इंडिकेट करा के मैं सड़क मुख्यमंत्री जी से मांगता हूँ, तो वो एक टाइम पीरियड अलग होता है, लेकिन इसको मैं
बिना सोचे Instant समझे basis पे। समय गंवाए मैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ घुस के इसको कराता हूँ और लोगों को पैसा दिलवाता हूँ। मैं करोड़ों रुपए, मुझे लगता है तमाम 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा मैं लोगों को दिला चुका हूँ। मेरे पास सूची है, नाम, पता, टेलीफोन नंबर, सब जिसका कुछ इसका ट्रीटमेंट हुआ है। जिसका ट्रीटमेंट हुआ। बहुत ज़्यादा मैंने ऐसे कराए, उसका प्रतिफल शायद मुझको ये जनता के आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हो रहा है। और मिलती है। ये मेरा मानना है कि ये वो सेवा है कि जिसे लोग कहते हैं ना कि कफन में जेब नहीं होती। मेरा मानना है कफन में जेब होती है, लेकिन उस जेब में आप वो ले जा सकते हो जो आप इस प्रकार के कर्म को करके उसके पुण्य के अंश को उस जेब में रख के ले जा सकते हो, जिसका प्रतिफल आपके परिवार को मिलता है, बच्चों को मिलता है, और आपका यश आपके जाने के बाद भी जिंदा रहता है। सर एक चीज और कि भाई विधायक तो बहुत लोग होते हैं, आप में और औरों में फर्क क्या है? हाँ देखिए, मेरे ठीक कहा आपने, बहुत। और एक चीज और, क्या भविष्य में मतलब कुछ मंत्री पद या इस तरह का है देखिए, आगे बनना जब चाहेंगे? मैंने ये पद की कामना नहीं की थी कि मुझे भाजपा में कोई पद मिलेगा, व्यापार मंडल में मिलेगा, विधायक तो कल्पना में नहीं थी कि मुझे विधायक का टिकट कौन दे देगा। मैं किससे कहूँ, किससे जाके हाथ पांव जोड़ूं, मुझे कौन दे देगा। मेरी पार्टी एक ऐसी है, भाजपा ही एक पार्टी ऐसी जो किसी को भी कभी भी कुछ भी दे सकती है। ये मेरा उदाहरण कानपुर में पूरे कानपुर के लोग जानते हैं। ऐसा एमपी में भी है, जैसे मोहन यादव जी मेरे साथ बैठते थे, दिल्ली में मैं बैठता था, और मोहन यादव जी मुझसे बार बार कहते भी थे, यार महाकाल आओ। मैं जाता था, महाकाल दर्शन कराते थे, और मोहन यादव जी बहुत ही सिंपल व्यक्ति, हम दोनों बैठ के चाय पीते थे। थावरचंद गहलोत जी मंत्री थे, उनके यहाँ बैठ कर चाय पीते थे, और मैं तो चौंक गया टीवी पे नाम देख के कि मतलब भाजपा में एक्सपोजर बहुत है। बिल्कुल है। अदरवाइज मेरे जैसा व्यक्ति विधायक हो ही नहीं सकता, अगर भाजपा ना होती तो नहीं हो सकता। दूसरी बात, और मुझ में थोड़ा सा अंतर मैं अपने को रखता हूँ कि मैं गरीब आदमी से सीधी कनेक्टिविटी रखता हूँ। मैं अगर रास्ते में भी गया कहीं तो सारे लोग, फल वाले, गरीब आदमी, मोची, नाई, हलवाई, ये सब मेरा भी अभिवादन करते हैं और मेरा अभिवादन भी स्वीकार करते हैं, और बिल्कुल ऐसे स्माइल फेस। अभी मैं यहाँ से निकलूँ तो आप चल करके देखिए, अगर कोई ठेले वाला बाहर खड़ा होगा तो जैसे ही मैं उसको देखूंगा वो हंसेगा, हंस के मुझे नमस्ते करेगा, मैं उसको नमस्ते करूंगा, और मैं उसका हालचाल पूछूंगा, और वो खुश। ग्राहक भी खड़ा होगा तो छोड़ देगा ग्राहक को कि नहीं मैथानी जी आ गए, मेरे विधायक जी आ गए। तो कुल मिलाकर के ये कनेक्टिविटी, फीलिंग बनाने में सर समय लगता है। मैं आई कांटेक्ट में रहता हूँ लोगों के, और लोगों को लगता है कि एक गरीब आदमी भी अगर विधायक से मिलने के लिए आ रहा है तो उसको पता है कि मैंने अपना शेड्यूल बना रखा है। मैं व्हाट्सएप पे भेजता हूँ लोगों को कि मैं इस कारण से अगर आज नहीं हूँ। अब जैसे आज मेरे पास अभी निमंत्रण आया, मैं मोदी जी के शपथ में जा रहा हूँ, तो शपथ के लिए हम लोगों को बुलाया गया है, तो शपथ में जा रहा हूँ। अब मैं ये सूचना अपने क्षेत्र की जनता को व्हाट्सएप, मेरे 18,500 नंबर मेरे इस मोबाइल में है जो मेरे पास है, मैं इनको सबको काटने भेजता हूँ मैसेज कि मैं आज मैं रात में ये मैसेज टाइप करके भेज दूंगा कि मैं कल मोदी जी की शपथ के कारण जा रहा हूँ, लिहाजा 2 दिन कानपुर में नहीं हूँ। आपको अगर कोई काम कराना है 10 से 5 मेरा ऑफिस खुला है, आप आकर के वो काम कर सकते हो। ऑफिस को मैं लाइव टच में रखता हूँ, और 10:30 से 12:30 रोज, आंधी आए, तूफान आए, बरसात आए, ज़मीन पलट जाए, मैं वहाँ बैठा मिलता हूँ। आदमी आराम से आता है। यहाँ तक कि बहुत गरीब, अभी एक मायापुरम बस्ती से हमारे 8-10 महिलाएं आ गई ऑटो करके, वो ऑटो करके वहाँ मेरे कार्यालय। मैंने कहा, तुम लोग पैसा कितना खर्च किया तुमने? तुम पता लगा उन्होंने 10-10 रुपये करके वो 250 रुपये खर्च कर दिए। मैंने कहा क्यों खर्च किया? तुम मुझे बुला लेते, मैं आ जाता वहाँ। फिर मैंने उनको बैठाला, चाय पिलाया, काम उनका तुरंत काम किया। काम करने के बाद उनको 250 रुपये चुपचाप, मैंने कोई देखे ना, उनको दिया। मैंने कहा लो तुम्हारा किराया, अब ना आना, अब मुझे बुला लेना। तो मतलब ऐसा उनसे कनेक्टिविटी, ऐसा हार्ट टू हार्ट टच रखता हूँ कि उनको लगता है क्या विधायक यार, फ़ोन करते हैं, रुको यार बैठो, रुको, फ़ोन करते हैं, अभी हम यहीं बुलाते हैं। ये जो मैंने अपनी एक डेवलप की है वर्किंग स्टाइल, मतलब पाया है एक तरीके से। ये जो हमने, क्योंकि मैं कैडर हूँ, इसी कैडर पे मैंने पार्टी चलाई है, इसी वर्किंग स्टाइल पे मैंने पार्टी चलाई है। तो और उस परिस्थिति में चलाई है जब लाठी डंडे खाते थे, गाली खाते थे। तो उसी पैटर्न पे जब मैं विधायकी चलाता हूँ तो मुझे चुनाव हंसते हुए लड़ना पड़ता है। मुझे टाइम पास करना होता है कि यार चुनाव पास हो जाए। लोग, मेरा चुनाव जनता लड़ती है, लोग लड़ते हैं, गरीब आदमी लड़ता है। अब सर थोड़ा सा हम आएंगे एजुकेशन सिस्टम पर, बिकॉज आज जो है काकादेव से जब मैं इधर आ रहा था तो मैंने देखा कि बच्चे नीट का जो है एग्ज़ाम के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि नीट के रिजल्ट में 2 जो है बातें बड़ा तेज़ी से चल रही हैं। पहला तो पेपर का लीक हो जाना, और दूसरा ये कि रिजल्ट में भी हेरफेर है कि गेस मार्क दे दिए गए एनटीए की तरफ से। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये पहला एग्ज़ाम नहीं है कि जिस पे सिर्फ एक तरह से पेपर लीक हो गया या कुछ हो गया, या मतलब वैकेंसीज आती हैं तो वो कैंसिल हो जाती हैं। देखिए, मैं इस पर बहुत बेसिक बात बताऊंगा, लेकिन मेरी बात को लोग पसंद नहीं करेंगे जी।
लेकिन फिर भी बताना ज़रूरी है कि आप पिछले लंबे समय से आइए तो एक सिस्टम डेवलप हुआ था पहले कि आपको एग्ज़ाम देना है, आप 5 लाख दीजिए, आप 10 लाख दीजिए, आप इतना लाख दीजिए, आप डॉक्टर की डिग्री के लिए आप नीट पास कर जाओगे। जो पेपर लीक की बात है कि आप इस पेपर में पास हो जाओगे, आपने फिक्स किया, मंत्री को दिया, सरकार में जो भी लोग लेने वाले हैं, दलाल लोग सक्रिय थे, उन्होंने लिया, ले करके आपके रिजल्ट को फिक्स कर दिया और जितने लोगों को लाना कर दिया। दूसरा जो नहीं होता था उसके मन में एक मस्तिष्क में रहता था कि यार पैसा नहीं है, नहीं तो पैसा कहीं से कर्जा ले लो और ले करके ये माइंडसेट से तो खत्म, ये माइंडसेट था। तो इसमें लोगों को कभी भी लीक की और तरफ ध्यान ही नहीं गया कि अब लीक क्या होगा। मुझे नौकरी चाहिए, मैंने दिया, यार मुझे दरोगा बनना है तो मैं दे रहा हूँ 10 लाख, मुझे सिपाही बनना है मैं दे रहा हूँ 5 लाख, बन जाऊंगा यार, जमीन बेच के जो है जमीन बेच के मैं दे दूंगा। तो वो एक इस प्रकार का वातावरण डेवलप हो गया था। अब जो योगी जी और मोदी जी ने इस पर बैन लगाया, निष्पक्ष किया, तो जो ये काम करने वाले लोग थे अब उनको जो लेने की आदत पड़ी थी उसको सब चेंज भी किया, लेकिन नेचर और सिस्टम और तंत्र तो वही है ना, केवल सरकार बदली है। तो वो सारे लोग अपने उस पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं इस तरह के लीक करने वाले कामों को करके सरकार को बदनाम कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। अब एक तरफ जहां सरकार ने सभी पेपर तो लीक नहीं हुए, लेकिन बाकी लोगों को प्रतिभा के अनुसार नौकरी भी मिल रही है, लेकिन जो पेपर लीक हो रहे हैं उससे बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा है। और ये पेपर लीक कंट्रोल करने के लिए आप हमारा मैनिफेस्टो देखिए कि हमने इस पर सख्त कानून बनाने का वो कर दिया और इस पर सख्त कानून बनने जा रहा है, क्योंकि इससे बच्चों का भविष्य केवल नहीं बिगड़ रहा बल्कि जो प्रतिभावान है कहीं लीक होने की वजह से कैसे वो 720 में 700 पा जा रहा है। कोई व्यक्ति तो है समाज का हमारा ही, या हमारा भाई होगा, हमारा पिता होगा, हमारा चाचा होगा, हमारी समाज के तो हैं जी, किसी जाति का हो सकता है, किसी धर्म का हो सकता है, किसी पंथ का हो सकता है तो हमारी इसी देश का व्यक्ति, कोई विदेश से तो आया नहीं है, वही कोई कर रहा है। तो इसके लिए अब हम कानून को भी लेके आ रहे हैं, जिससे बच्चों की क्या दिक्कत आ रही है कि पेपर लीक में हम लोगों ने डिस्कशन अपने फोरम पे किया है कि बच्चों को जैसे उनकी उम्र चली जा रही है, जब उन्होंने लास्ट उम्र थी उन्होंने पेपर भरा, अब उनका अगर लास्ट बार नहीं हुआ तो उनकी तो उम्र गई, तो ये उनके जायज़ है, उनका संघर्ष भी जायज़ है, उनकी बात भी जायज़ है और इस पर हम कानून भी ला रहे हैं। इसको नियंत्रित करने का पूरा काम पूरे विश्वास के साथ हम करने में सफलता प्राप्त करेंगे, बच्चों के भविष्य। तो जैसे अभी इस बार अगर हम देखें कि मोदी जी जब शपथ ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं और भी पार्टीज का कंट्रीब्यूशन है भाजपा को। एक समय था कि एक तरफा बन रही थी सरकार, तो अब कुछ तो कुछ मिश्रण तो नहीं होगा? मतलब नहीं, देखिए जिस प्रकार से मोदी जी इस देश में काम कर रहे हैं, आप विपक्ष का जो छलावा है देखिए किस प्रकार का छलावा करते हैं, ये हमसे ये होता नहीं है। कांग्रेस ने जैसे कैसे कांग्रेस के दफ्तर में देखिए 1-1 लाख रुपए लेने के लिए महिलाएं लाइन लगा खड़ी कि भाई आप जीत गए मेरा 1 लाख रुपए दीजिए, अब वहाँ कोई पूछने वाला नहीं, डांट के भगा रहे। ये काम हम लोग नहीं कर सकते। इन्होंने केवल छलावा, जैसे आरक्षण को बदलने की बात का एक भ्रम फैलाया, झूठ फैलाया। अब जिस वर्ग के लिए ये बात इन्होंने फैलाई वो वर्ग ये नहीं सोच पाया कि अगर आरक्षण बदलना होता तो उसके लिए 272 ही नंबर चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। 272 की सरकार चाहिए, 272 सांसदों का चाहिए, हम भले ही चाहे जितने हों। और 10 साल तक हमारी सरकार थी, हमने धारा 370 हटा दी, 35 से हटा दिए, बड़े बड़े काम कर दिए। तो उसमें हम आरक्षण हटाना होता तो नहीं हटा सकते थे। ये बात हम ठीक से समझाने का हमको समय नहीं मिला और इन लोगों ने उस झूठ को फैला करके उस वर्ग को ये समझा दिया कि मोदी जी 400 इसलिए मांग रहे हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, आरक्षण। ये जुमला तो काफी काम कर गया इनका। काम भ्रमित कर ले गए वो। आप देखिए ना, अगर भ्रमित नहीं कर ले जाते तो कैसे ये धुरंधर हमारे इतने कम वोटों को अंतर कर दिया, वो जीते गए। और अब लोगों को इस बात के लिए समझ आएगी, सरकार बनी है, समझ आएगी कि देखो इन्होंने आरक्षण बदलना ही नहीं, क्योंकि भाई उस तो मोदी जी उसी की शपथ लेकर के और अम्बेडकर जी को उन्होंने बीच में कहा भी कि अम्बेडकर, यहाँ तक शब्द प्रयोग किया कि अम्बेडकर जी खुद भी आ जाए तो हम संविधान नहीं बदलेंगे, लेकिन लोगों ने नहीं विश्वास किया और इन लोगों ने उस लोगों को भ्रमित करने में सफलता प्राप्त की और वो भ्रम के आधार पर ले लिया। और आप देखिएगा ये सारे वोट पलट के इसी 27 में हमारे पास इसलिए आ जाएंगे कि उनको ये विश्वास हो जाएगा कि ये लोग झूठ बोलते हैं कि 1 लाख आएगा, 1 लाख नहीं दिया। ये झूठ बोलते हैं कि आरक्षण बदलना चाहिए, नहीं बदला गया, और वो सब वापस आ जाएंगे। झूठ बोलने का 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि किसी ने ऑन स्टेज बोल दिया, दूसरा ये है कि सोशल मीडिया या व्हाट्सएप से फैलाया गया। ऑन स्टेज भी बोला और सोशल से भी फैलाया, दोनों काम इन लोगों ने किए। मंच तो सोशल मीडिया का कितना रोल रहता है कि मतलब पूरा मूवमेंट चेंज करने में? जो मैं 90 से चुनाव लड़ा रहा हूँ, सन 90 से कार्यकर्ता के नाते से चुनाव लड़ा रहा हूँ, और मैं इस बार अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि चुनाव अब हमारा 2 प्रकार से होता है। इस बार मैंने चुनाव देखा है, पिछली बार देखा था कि 25%
जो हमारा 22 का चुनाव हुआ था 25% था सोशल मीडिया पे, 75% था ज़मीन पर। अब की मैंने इसको फील किया है 2024 के चुनाव में कि 50% आया सोशल पे और 50% आया ज़मीन पर। और आने वाले समय में मुझको लगता है कि 75% जाएगा सोशल पे और 25% रहेगा ज़मीन पे, क्योंकि इस बार जो मैंने 50% कहा है उसमें मैंने ये महसूस किया कहीं झंडे किसी दल के नहीं लगे, मेरे ही नहीं, किसी दल का कोई झंडा नहीं लगा, कोई पोस्टर नहीं लगा, कोई बैनर नहीं लगा, कोई झंडी नहीं लगी। हम लोग रात रात भर झंडी बांधते थे, रात रात भर घर में कि माता जी आपके घर में हमको झंडा बांधना है। 4 मंजिल पे चढ़ते थे और रस्सी लेके जाते थे, झंडा लेके, उसमें डंडा लगा के जाते थे, झंडा बांधते थे। अब की नहीं, किसी ने बांधा नहीं दिखा, किसी दल ने नहीं बांधा। तो अब ये सोशल पे काफ़ी डिपेंडेंसी हो गई है और लोग जो नौजवान हैं आज, चूँकि आजकल एक बहुत बिना पढ़ा लिखा भी व्यक्ति, हालांकि साक्षरता काफ़ी है, पढ़े लिखे काफ़ी हैं, लेकिन अगर कुछ अंश रह गया है तो वो भी फेसबुक तो सारे ही चलाते हैं, फेसबुक और सोशल पे सब हैं। बच्चे हैं, आप मुझको अगर कुछ समझना होगा तो मेरे 4 साल 5 साल का बच्चा होगा, वो मुझे बता देगा कि दादा या पापा ये लीजिए सोशल पे देखिए ये है। तो वो सोशल पे अगला चुनाव काफ़ी डिपेंड होने जा रहा है और ठीक है, इससे लोगों का फील्ड में समय भी बचता है और लोगों को परेशानी भी नहीं होती और माइकों का जो शोर होता था वो शोर 50% दबा हुआ दिखाई फ़ोन में आ गया है वो। हाँ, फ़ोन पर आ गया। बच्चे से याद आया, थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ में आना चाहेंगे। फैमिली में कौन कौन है, कोई भाई है? हाँ, फैमिली में हम 3 भाई हैं और एक भाई हमारे लखनऊ में है, परिवार के साथ सब वो सकुशल ठीक ठाक हैं। दूसरे भाई हमारे साथ, हमारी जॉइंट फैमिली है, हमारे ख़ानदान का पूरा रिकॉर्ड है। बेसिकली मैं रहने वाला उत्तराखंड का हूँ। बद्रीनाथ मंदिर में मेरा परिवार पूजा पाठ का काम करता है, ब्राह्मण जाति से हूँ मैं। और कानपुर में 7 साल की उम्र में मेरे पिता उत्तराखंड से छोड़ करके, चूँकि वहाँ स्वास्थ्य का अभाव, शिक्षा का अभाव, सभी चीज़ रहता था, पढ़ाई करने कानपुर में आ गए। और कानपुर में नवाबगंज में दीनदयाल विद्यालय के आगे बाई जी के क्वार्टर है, एक क्वार्टर उनको अलॉट हो गया था, उसमें वो रह के उन्होंने अपनी शिक्षा, अपना ट्यूशन पढ़ा के खाना खाना, ट्यूशन पढ़ा के पढ़ना। और जो उनके आई कार्ड आज मेरे पास है, हली मुस्लिम का आई कार्ड है, यानी वो हली मुस्लिम में पढ़े थे। एसडी कॉलेज का आई कार्ड है, यानी एसडी में पढ़े थे और डीएवी में पढ़े थे। फिर उन्होंने यहीं शादी हुई, हम लोग यहीं शास्त्री नगरी कॉलोनी में पैदा हुए और यहीं पर हम, मतलब फादर चूँकि 7 साल की उम्र में बच्चे थे वो आ गए थे, तो हम सन 57 से कानपुर में फादर हमारे आ गए थे। 57 से हम लोग कानपुरिये हैं और कानपुर का ये प्रेम हमको मिला है। और हम तो अब जब बड़े हो गए तब उत्तराखंड में जाने का अवसर मिला, तो वहाँ पर मंदिर में, चूँकि आज भी हमारा परिवार केदारनाथ मंदिर में पूजा पाठ करता है, तो जाने का अवसर मिलता है, बाबा का आशीर्वाद दर्शन करने का मिलता है। लेकिन कानपुर से ऐसा प्रेम है कि मन हमारा करता है कानपुर के लिए क्या हो, कानपुर के लिए क्या हो। जैसे एयरपोर्ट हम कानपुर के लिए लाए, तो एयरपोर्ट में अध्यक्ष था, मैं अध्यक्ष रहते भी मेरे मन में जनप्रतिनिधि की तरह भावनाएं रहती थी। एयरपोर्ट के लिए मैंने ठंडा कर दिया जब मेरी सरकार बनी। मैंने डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी से, फिर पीएमओ घुस गया मैं, एक अजय भट्ट जी सांसद थे, उनको लेकर चला गया। कितने दिन इसमें स्ट्रगल करना आपको पड़ा एयरपोर्ट वाले में? एयरपोर्ट वाले में हम लोगों ने जैसी सरकार बनी 14 से शुरू कर दिया था और अब हम उसका अपनी दूसरी सरकार में उद्घाटन करा पाए। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। फिर योगी जी से कहना, सबसे कहना, और फिर इसी तरह मैं आज बार बार रिमाइंड कराना, बार बार। जैसे मैं, मेरी विधानसभा क्षेत्र में 7 ओवर ब्रिजेस हैं। एक विधायक इतना बड़ा समानांतर पुल, आप दादानगर का पुल देखिए, समानांतर पुल नहीं ला सकता एक विधायक, ये काम सांसद का है। लेकिन सांसद ने भी हमारे खूब काम किया, पचौरी जी ने भी खूब काम किया, नो डाउट। लेकिन मेरी रुचि कि मैं अगर एक मंत्री के साथ बैठ के 1 कप चाय पी रहा हूँ तो मेरे मन में आता है कि यार इनसे और कानपुर के लिए क्या ले लूँ और क्या ले लूँ। अभी हाल की घटना बताऊं, पिछली बार मैं गडकरी जी क्या बैठा, पहले ये पुल मैंने ले लिया दादानगर का समानांतर, जिसमें जितिन जी आके उद्घाटन कर गए। ये मेरी विधानसभा में अब तक 425 से ज़्यादा करोड़ रुपए के काम मैं अब तक ले आया हूँ, जिसका मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है। और मैं जब ये काम हो गया तो अब मेरी विधानसभा में कोई ओवरब्रिज नहीं है। तो मुझे जब मैं उनके यहाँ बैठा था तो यहाँ पर बोस कमिश्नर हुआ करते थे कानपुर के, वो उनके जॉइंट सेक्रेटरी थे, वो बैठे हुए थे। तो मैं गया तो मैंने कहा गडकरी जी से कि एक कागज़ लिए, कहने लगे फिर तुम कागज़ लेके आ गए। तो मैंने कहा कि भाई साहब कानपुर को और दीजिए कुछ। तो कहने लगे अब क्या दें। तो मैंने कहा भाई साहब आपने एयरपोर्ट तो हमें सरकार ने दे दिया, अब उसकी कनेक्टिविटी दे दीजिए, एक फजलगंज से एलिवेटेड सड़क दीजिए। आने का तो है, जाने का नहीं है। जाने का तो आप एलिवेटेड सड़क दे दीजिए जो हाईवे से जुड़े। और मैंने कहा आपके विभाग में, अब चूँकि स्टडी करता हूँ इसके लिए मैंने कहा एक ग्रेड सेपरेटर रोड का अलग से प्रावधान है कि किसी भी नेशनल हाईवे से अगर आबादी क्षेत्र को जोड़ना है तो 6 किलोमीटर आपके पास अलग फंड है और उससे इस एलिवेटेड सड़क को दे दीजिए। तो पूरे कानपुर के लोग उस एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी, और एयरपोर्ट से कानपुर को रोजगार मिलेगा, व्यापार बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा और लोगों का आवागमन, आपका इतना क्षेत्र बचेगा। और इसको मैं ले आऊँगा। लेकिन उन्होंने कहा ये तुम्हारे विधानसभा क्षेत्र में नहीं है। तो मैंने कहा भाई साहब कानपुर में तो है। मैंने कहा जब आप अध्यक्ष थे, मैं जनरल सेक्रेटरी था, तो कानपुर के प्रति मेरा दायित्व है
केवल विधायक होने से मेरा दायित्व तो गोविंद नगर के प्रति भी केवल थोड़ी है, वहाँ के लिए तो है, लेकिन पूरे कानपुर के प्रति भी कानपुर ने मुझे प्यार किया, स्नेह दिया, तो मैंने कहा कानपुर के लिए होना चाहिए। अब वो भी मैं लगता है कि लेके आ जाऊँगा। जैसे मैं दया शंकर जी परिवहन मंत्री बैठे थे, तो परिवहन मंत्री जी के पास बैठा तो मुझे लगा कि परिवहन का मेरी विधानसभा में कुछ काम ही नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए। तो मुझे समझ में नहीं आया, चाय पी रहा था। अब मैं फालतू चाय नहीं पीता, मंत्री यहाँ बैठ के अगर मंत्री जी हैं तो कुछ ले आऊँ। तो मैंने कानपुर में बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, नाम लेना चैनल पे उचित नहीं है, मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा भाई साहब मैं दया शंकर जी के पास बैठा हूँ, कानपुर के लिए क्या ले आऊँ। कहने लगे झकरगटी बस स्टेशन का डेवलपमेंट ले आओ। मेरे मुँह से निकला कि ये कहेंगे कि तुम्हारी विधानसभा में नहीं है, जैसे गडकरी जी ने कहा। मैंने कहा ठीक है, अच्छा फिर भी मैं बात करता हूँ। मैंने तुरंत लेटर पैड मंगाया, हाथ से पेन से ही लिखा। मैंने कहा भाई साहब झकरगटी का हमारा एक बस स्टेशन दे दो। तो कहने लगे तुम्हारी विधानसभा में नहीं है। मैंने कानपुर में तो है। हमने कहा आप मंत्री पूरे प्रदेश के हो कि आप मेरी गोविंद नगर विधानसभा के मंत्री हो। तो हंसने लगे और उन्होंने झकरगटी का इस मजाक में डेवलपमेंट का 250 करोड़ रुपए कानपुर को दे दिया। जो भी नया डेवलपमेंट चल रहा है, अब ये इतना बढ़िया डेवलपमेंट होगा कि उत्तर प्रदेश का यूनिक बस स्टैंड, क्योंकि मेट्रो बन रहा है, यूनिक बस स्टैंड जिसमें जो बस चालक, उसको गरीब आदमी कहेंगे बेचारा लू में गर्मी में बस चला के आ रहा है, उसके लिए रेस्ट रूम होगा, एसी में अपना रेस्ट करे। कंडक्टर के लिए रेस्ट रूम होगा, जो यात्री वेटिंग कर रहे हैं उसके लिए एसी रेस्ट रूम होगा, खाना पानी के पूरा फूड कोर्ट होगा। मतलब एक मॉडर्न जैसे एयरपोर्ट होता है उस तरह का एक बनाने का मैं धन्यवाद दूंगा अपनी सरकार को कि जो भी मैं मांगता हूँ मुझे वो देते हैं, मिल जाता है। और इससे मेरा हौसला और बढ़ता है और मांगने की इच्छा होती है, और जब नहीं भी मांगते तब भी मिल जाता तब भी है। देते हैं। और परिवार की बात आपने कही, तो परिवार मेरा बाकी 3 भाई हैं, मेरे बेटे, एक बेटा है एक बेटी है, और बेटा मेरा डॉक्टर है, अभी हुआ है, इसी साल उसने अभी कंप्लीट किया, वो आगे एमडीशिप वगैरह करेगा। और बेटी मेरी आईआईटी से उसने जर्मन लैंग्वेज करी है, और फिर पूना में जर्मन की एक वो है, गोथ है जने कौन है, उससे उसने जर्मन लैंग्वेज की है, और इस समय जर्मन लैंग्वेज पढ़ा रही है। जर्मन पढ़ा रही है। तो बच्चे मेरी राजनीति से दूर हैं। बच्चे ले लें या भाई ले लें, तो ये कभी जो है राजनीति में आना चाहेंगे भविष्य में? हमारे घर परिवार को मैं देखता हूँ कि मेरे विधायक होने से भी उनके चेहरे पे कोई स्माइल नहीं है। मतलब बहुत फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क उनको नहीं पड़ा कि हमारे, आज भी वो मिसेज मेरी कहती हैं कि मैं कहता हूँ गाड़ी ले जाओ शास्त्री सब्जी, मैंने कहा नहीं आपकी गाड़ी जाती है तो लोग सब देखने लगते हैं, तो मुझे नहीं, वो अपना ना गना ना गाड़ी, अपना पैदल के ही शास्त्री और सब्जी मंडी में आटा दाल चावल सब सब्जी खरीदी, घर आ गई। मतलब बिल्कुल मेरी लाइफ और मेरे परिवार की लाइफ आम जनता के घरों में होता है वैसे वो बिल्कुल नहीं, सब मतलब कुछ भी नहीं, कोई मतलब नहीं। जैसे आप घर में आओगे तो लगेगा ही नहीं आपको किसी विधायक के घर में आए हैं। एकदम डाउन टू अर्थ वाली बात, डाउन टू अर्थ वाली। क्योंकि शास्त्री की लेबर कॉलोनी में 42 वर्ष जीवन के रहा मैं। ये सेंटर पार्क आप देखेंगे कितना बढ़िया मैंने बनाया है। मैं विधायक नहीं था और कार्यकर्ता भी नहीं था, मतलब कार्यकर्ता ही था। 90 के दशक में विधायकों से कहता था विधायक जी इस पार्क में, फादर हमारे शाम को उंगली पकड़ के, छोटे छोटे थे हम लोग, ले जाते थे, तो वो झूला झूलने का एक टीन का वो था, टीन का जैसे होता है ना फिसलने वाला, वो लगा था, और एक चैन से लटका लकड़ी के पटरा लगा हुआ झूला, उससे हम लोग झूलते थे, उंगली पकड़ के वो ले जाते थे। तो मैं विधायकों से कहूँ कि यार विधायक जी इस पार्क को बनवा दो, इसकी बाउंड्री बनवा दो, ये बड़ा उजाड़ है, यहाँ लोग रात में सब बैठे हैं, अराजकता होती, कोई घूम नहीं पाता। और हम लोगों का बचपन यहाँ बीता है। रामलीला होती थी तो माताजी कहती थी शाम को 5 बजे कि जाओ बोरा बिछा के आगे आओ, जिससे वो जगह घिरे रहे, आगे से रामलीला देखेंगे। और हम लोग 5 बजे बोरा बिछाते थे, तीनों भाई 2-2 घंटे उसकी रक्षा करते थे, बोरे की जगह घेरते थे। और शाम को रात में जब 11 बजे रामलीला शुरू होती थी तो मूंगफली चबाते हुए शान से बैठते थे कि रामलीला देख रहे हैं, आगे बैठ के देख रहे हैं। इस प्रकार की डाउन टू अर्थ जीवन को जीते हुए जब आगे बढ़ा, और विधायकों ने इसमें कहीं कोई काम नहीं किया, और मुझे क्या मालूम कि मेरे ही हाथ में विधायकी आ जाएगी। और उन्होंने जब विधायक बना तो आज आप देखिए कि मैंने 7 करोड़ रुपए से ऊपर, अभी मैं गया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक बुजुर्ग अपने बच्चों को लेकर के आए, मुझे मेरे पिता की याद आई। मैंने उनसे पूछा कि आप रोज़ आते हैं? कि हाँ मैं रोज़ आता हूँ। तो मैंने कहा क्या क्या सोच के आते हैं? कहने यार मैं अभी तक घर में बैठा रहता था, अब ये छोटे छोटे नाती पोते, इनकी उंगली पकड़ता हूँ, शाम को 2 घंटे इनको झूला झुलाने आ जाता हूँ। तो मुझे याद आया मेरे पिता का वो समय जब वो उंगली पकड़ करके मुझको टीन के उससे झूला झुलाने के लिए ले जाते थे। तो वही वातावरण आज की इस एडवांस टेक्नोलॉजी को डेवलप कराकर वहाँ मैंने जो बदलाव कर सकते हैं वो कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन जारी है। अभी मैं क्रिकेट की ऐसी पिच बना रहा हूँ कि पिच बन रही है, पूरा ग्राउंड बन रहा है, कंपटीशन होगा, दिन रात मैच होंगे। जो ग्रीन पार्क में फ्लड लाइट्स है वो फ्लड लाइट्स लगेंगी,
और छठी मैया का पूजन मेरे सेंट्रल पार्क में फ्लड लाइट लगवा रहा हूँ, उसका टेंडर भी हो गया है। फ्लड लाइट लगा करके जैसे ग्रीन पार्क में लोग क्रिकेट खेलते हैं वैसे यहाँ खेलेंगे, मतलब इतना हाई फाई मैं डेवलप कराऊंगा। और अभी हमारे यहाँ चूँकि छठी मैया का बहुत बड़ा पूजन, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पूजन होता है। और चूँकि जब मैं गोरखपुर में था तो हमारे यहाँ गोरखपुर में सहजनवा में राप्ती नदी बहती है, तो अब जैसा देश वैसा भेष होता है। तो वहाँ पर जब छठी मैया का पूजन होता तो राप्ती के तट पर हम सब परिवार के लोग भी छठ मैया का पूजन करने जाते थे। तो मेरी श्रद्धा थी, मुझे क्या मालूम कि मुझे ऐसी विधानसभा में पार्टी ने दे दिया जहाँ छठी मैया का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पूजन होता है। तो मैंने वहाँ पूजन में घाटों का निर्माण इतना बढ़िया कराया कि आप देखेंगे तो अरमापुर घाट देखिए, जगह जगह छठी मैया के आशीर्वाद से मैं पूरे शहर के लोगों को चाहता हूँ कि आमंत्रित करूँ। मैं इसको कर लूँगा, साल 2 साल में मैं बहुत डेवलप कराने में जिद्दी आदमी हूँ। मैं करा लूँगा कि 2 साल में मैं लोगों से ये कह सकूँ कि आप छठी मैया का पूजन करने मेरी विधानसभा क्षेत्र में आइए। और मैं ऐसा वातावरण उनको यहाँ पर घाटों के रूप में, स्वच्छता के रूप में, वातावरण के रूप में उनको मैं देने का काम भी करूँगा, ये मेरा। और दूसरा, मैंने सदन में, आप मेरा भाषण अगर सुने तो मैं सदन में जब पहली बार बोला तो महाराज जी मेरा मुंह देखने लगे, ऐसे देख रहे थे कि ये क्या बोल रहा है। मैंने कहा महाराज जी, उत्तर प्रदेश में जो श्रमिक कॉलोनियों का मसला है उसका हल होना चाहिए, वो लोगों को मालिकाना मिलना चाहिए। मैं उसका दर्द जानता हूँ क्योंकि मेरे पिता ने मेरे पिता ने 1300 रुपये में कॉलोनी खरीदी थी। उस समय हजारपति, सन 62-63 की बात होगी, हम लोग पैदा भी जब नहीं हुए थे वो बताते थे। फिर पैदा हुए तो उसके बाद हमने 7-8 साल बाद देखा, जब हम 7-8 साल के हुए तब हमने देखा कि कैसे हम लोग, जब 1 महीने में राशन कार्ड में 5 बोरी सीमेंट की मिलती थी, हम लोग अपने कंधे पर, पिताजी अपने कंधे पर, ऊपर का घर था, चढ़ाते थे। शास्त्री नगर ऊंचा पार्क के सामने हमारा घर था, आज भी है, दोस्त को दे दिया हमने, निःशुल्क दे दिया उसको। तो वहाँ पर चढ़ा के कैसे हम एक कमरा बनाते थे, कैसे 1 महीने में दीवार बनाते थे, अगले महीने में स्लेब डालते थे, उसके अगले महीने प्लास्टर करते थे, उसके अगले महीने फर्श बनाते थे। इतनी कठिन परिस्थिति में मैंने कहा महाराज जी हमने जिया है। मैंने कहा उत्तर प्रदेश में पूरा सदन बैठा है, कोई विधायक श्रमिक कॉलोनियों के दर्द को नहीं बता सकता और उसके समाधान को नहीं बता सकता जितना मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ जीवन कष्ट वाला जी के आया हूँ। इसीलिए पानी, हैंडपम्प, माता जी कहती थी बस्ता रख दो, एजुकेशन पे भी देखिए, कहती बस्ता रखो तब जाओगे स्कूल, पहले 2 बाल्टी पानी भर के हैंडपम्प से ऊपर चढ़ा के जाओ तब जाओगे स्कूल। इस जीवन को जिया है, इसलिए आज मैं, आप देखिए मेरी जगह जगह समरसेबिल लगा के मैं लोगों को पानी देता हूँ। मुझसे रात में 2 बजे भी अगर कोई कह दे कि मुझे पानी नहीं आ रहा है, कष्ट हो रहा है, पानी नहीं है, तो मेरा प्रयास होता है कि मैं उसको सवेरे यहाँ से भेज दूँ कि जाओ समरसेबिल लगाओ वहाँ पर। तो मैं जहाँ जहाँ लोग मुझको, मैंने बड़ी स्ट्रेटजी बनाई कि जहाँ जहाँ लोग मुझसे टैंकर मांगते थे मैं उन जगहों को नोट कराता रहा। आज एक भी उस जगह पे ऐसा व्यक्ति नहीं जो मुझसे टैंकर मांगता, सब जगह बोरिंग करा दी मैंने। तो पानी देना, लोगों को बेसिक मूलभूत सुविधाएं देना, और अब मेरा कानून, ये कॉलोनियों के मसले को निपटाने का एक, किसी ने मुझसे वादा नहीं लिया, ना मैंने किसी से वादा किया, लेकिन मेरे मन में है कि चूंकि मैंने कॉलोनी तब उस समय ली थी इस परिस्थितियों में, ऐसे ही सब लोगों ने ली है और 4-4 पीढ़ी वहाँ पे कॉलोनी में बीत गई है। आज अगर किसी ने पुताई करा दी, प्लास्टर करा दिया, तो आप ये मत कहिए कि वहाँ कोई रईस रह रहा है, वहाँ के लोग बामुश्किल अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि मालिकाना हक उनको केवल मात्र टोकन मनी के आधार पर दे दिया जाना चाहिए। और चांस की बात है कि महाराज जी ने इस श्रम बोर्ड का, जो उत्तर प्रदेश श्रम मंत्रालय, उसका मुझे सदस्य भी बना दिया। अब सदस्य बना दिया तो आप मान लीजिए कि पूरे हथियार चला दूंगा, पूरे जनता के हित में लड़ाई लड़ूंगा। सफलता असफलता उसी को मिलती है जो प्रयास करता है। तो मैं प्रयास करूंगा, मुझे लगता है ईश्वर मेरे साथ है, जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है, करा ले जाऊंगा, नहीं तो करा तो ले ही जाऊंगा, समय मुझे कुछ भी लग जाए। तो इस तरह का मन में भाव रहता है कि लोगों के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जैसे मैं ऐसे कोई काम करता हूँ जिससे वोट नहीं मिलता, और मेरा मानना है कि हर काम केवल वोट के लिए नहीं करना चाहिए। जैसे मैं शव वाहन में एक गरीब परिवार में गया, उसमें जरौली वेस्ट में, पिछली बार जब विधायक था तो मैं गया तो वहाँ देखा एक रो रहा था लड़का, उसके पिता का देहांत हो गया था, परिवार में कोई नहीं था, 2 ही लोग थे। मकान मालिक ने मुझे बताया, मेरा कार्यकर्ता था, उसने मुझे बताया कि विधायक जी इनके पास मट्टी को ले जाने के लिए पैसा नहीं है। मैंने धीरे से 5000 रुपये निकाला, कोई देखे ना, क्योंकि उसकी भी इज्जत है समाज में, रो रहा है। मैंने धीरे से उसको अपने आदमी को दिया, हमने कहा चुपचाप ये पकड़ो और मैं उधर हटूँ, तुम उसको दे देना, कहना विधायक जी ने कहा कि जाओ अंतिम संस्कार करो। उसको अंतिम संस्कार के लिए भेजा। मैं लौट के ऑफिस आया और मैंने बैठ के प्रस्ताव बनाया और एक निःशुल्क शव वाहन गरीबों के लिए मैंने अपनी विधानसभा में दे दिया है। कोई भी व्यक्ति, 1 रुपया पेट्रोल नहीं लगता, अपनी डेड बॉडी लेके उस गाड़ी से, AC गाड़ी है, और घाट पे जाता है। अब इससे वोट नहीं मिलता,
कि मुझे तो शांति मिली कि मैंने कुछ समाज के लिए उस ताकत के कारण, शक्ति के कारण, संवैधानिक व्यवस्था के कारण, जनता के आशीर्वाद के कारण कुछ मैं कर पाया। असली मुझे लगता है जन सेवा है। ये जन सेवा। आप 7 महीने डीप फ्रीजर, लोग अब बर्फ लेने के लिए अपने हमारे यहाँ, भगवान न करे किसी को जरूरत पड़े लेकिन नहीं जाते, उनको डीप फ्रीजर हर गुरुद्वारे में रखवा दिए मैंने अपनी विधानसभा में। आप जाइए, निःशुल्क आपको डीप फ्रीजर मिलेगा, लेके जाइए, आधार कार्ड दीजिए, डीप फ्रीजर रखिए और उसके बाद उनको मतलब इससे हो जाता है। अब इससे भी वोट नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे शांति मिली कि मैंने कुछ अतिरिक्त किया। जैसे मैंने स्टील के टैंकर पानी के बनवाए, मैं देखता था कि नीले नीले टैंकर, पुताई कर दी बाहर और अंदर जंक लगा लोहा है, पानी चल रहा है, बरसों से टैंकर चल रहे हैं, आप बाहर तो पोत दे रहे हो, अंदर किसी बिटिया की गरीब की शादी हो रही है, कहीं रामायण हो रही है, कहीं भागवत हो रही है, कहीं पर भंडारा हो रहा है, आप नीले टैंकर भेज दे रहे हो, अंदर उसमें जंक लगा पानी है, लोग पानी पी रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। मैंने उसको तुरंत बंद करा करके और मैंने अपने यहाँ 8 स्टील के दूध वाले टैंकर दिए, जिसमें दूध की सप्लाई होती है, स्टेनलेस स्टील के, जिससे वो अंदर जंक नहीं लगे, जंक नहीं लगता और आज उसको शुद्ध पानी मैं अपने टैंकर से देता हूँ। फिर मेरे मन में ऐसे आता है कि तालाबों के लिए काम करना चाहिए। आप देखिए मामा तालाब, तमाम उससे मामा तालाब ये मसवानपुर में है, लोगों ने कब्जा कर लिया था और आवास विकास और नगर निगम के बीच में झगड़ा था। और जब मैं सदन में मैंने इसका भाषण दिया, मैंने बोला सरकार के उसमें गले की हड्डी बनाया इसको, तालाब को, इसको मुक्त कराइए, तो मुझसे कई लोगों ने कहा कि अरे आप ये मुद्दा मत उठाइए, आप ये मुद्दा उठाओगे तो पार्टी की थुथु हो जाएगी। मैंने कैसे हो जाएगी? कहने लगे इसको तालाब मुक्त नहीं होगा और एक सनेश्वर मंदिर वाली सड़क है 3 किलोमीटर की, ये सड़क नहीं बनेगी। मैंने क्यों नहीं बनेगी? कहने लगे इनका और नगर निगम का झगड़ा है और 450 करोड़ रुपए का उसमें लेन देन है कि जब ये विभाग उस विभाग को देगा तो फिर ये सड़क और मामा तालाब आपका मुक्त हो पाएगा। तो मैंने कहा ये कौन करता है? कहने लगे मुख्य, मैं नया विधायक था तो कौन करता है? मैंने कहा मुख्यमंत्री जी इसकी अध्यक्ष हैं। मैंने उतना अंश उठा लिया कि मुख्यमंत्री जी इसके अध्यक्ष हैं। मैं शाम को मुख्यमंत्री जी घर में घुस गया, मैं पूरा कागज़ तैयार करके मैंने कहा महाराज जी ये हमारे यहाँ सनेश्वर मंदिर की सड़क है, इसको खूनी सड़क कहते हैं। महाराज जी हंसने लगे। उस दिन ओएसडी उनके कानपुर के जो डीएम सुरेंद्र सिंह थे, वो उस दिन उनके ओएसडी थे, वो सामने खड़े थे। तो कहे महाराज जी, कहने खूनी सड़क क्या होती? मैंने कहा महाराज जी जहाँ से एम्बुलेंस ना निकल पाए, लोगों की गाड़ियाँ पलटे, लोग खून से लथपथ हो जाएं, एक्सीडेंट हो, हमारे कानपुर में उसको कानपुर की भाषा में खूनी सड़क। खूनी सड़क। हंसे, उन्होंने कहा सुरेंद्र जी देखिए क्या है। और मैंने कहा महाराज जी हमारा मामा तालाब, इसको मुक्त करा दीजिए। हमने कहा प्राकृतिक जल का संचयन होगा, आसपास की 50,000 से 1 लाख आबादी को वाटर लेवल से जूझना नहीं पड़ेगा और जो भूगर्भ जल प्रदूषित हो रहा है उससे भी राहत मिल जाएगी और हमारा प्राकृतिक जल का संचयन भी हो जाएगा, पर्यटन का एक केंद्र भी हो जाएगा। मुझे खुशी है कि मेरे महाराज जी ने, मेरे मुख्यमंत्री जी ने वो भी सड़क भी दी, वो भी दिया। इसी तरह मैंने कछुआ तालाब, जिसमें 100 वर्ष पुराने कछुए आज पनकी जाइए, देखिए मैंने आज उसको क्या एक पर्यटन का स्थल बना दिया है, जिसमें आज लड़के और लड़कियां एक दूसरे को देख के उनके रिश्ते तय करने के लिए गार्जियन लेके आते हैं। इतना बढ़िया मैंने वो वातावरण दे दिया। तो मेरे लिए डेवलपमेंट का काम मुझको बहुत आसान लगता है। जैसे पनकी में 2 पुल दिया मैंने, IOC से धर्मेंद्र प्रधान जी तब मंत्री थे, पेट्रोलियम मिनिस्टर थे पहली बार जब मैं विधायक था, तो मैंने उनके मसले को निपटा करके महेश त्रिवेदी जी की जो किदवई नगर विधानसभा, उसकी अपनी विधानसभा से एक पुल को जोड़ा जहां पर नीचे गैस लाइन जा रही थी, उनके उस विवाद को दिल्ली बैठ करके समाप्त कराया और नगर निगम को उसको हैंडओवर कराया और उस पुल का निर्माण कराया। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि वहाँ पर 1.5 किलोमीटर लोग उल्टी दिशा में हाईवे पे चलते थे, रोज़ अखबारों में आता था कि आज बच्चा मर गया, रिक्शा मर गया, एम्बुलेंस पे DCM चढ़ गई, ट्रक चढ़ गया, उल्टी दिशा में बहुत होते थे। आज सारा बंद हो गया। इसी तरह मैंने बिठूर विधानसभा को ये पूरी नहर पट्टी पे सड़क बना करके जोड़ दिया। जब मैं सड़क बनवाने लगा तो वहाँ के पब्लिक ने कहा क्या विधायक जी यहाँ तो एक वोट भी नहीं है, ये आप क्यों बना रहे हो? मैंने कहा यार वहाँ जो लोग हैं वो भी तो कानपुर की जनता है, हमारे यहाँ जो लोग, अगर आप वहाँ जाओगे बिठूर पतारा साइड जाओगे तो कैसे जाओगे? ऐसे लोग कंप्लेन नहीं करते हैं आपकी जो है तो वो हेडक्वार्टर में कहते हैं। तो मैंने कहा करना तो है ही है। अब जैसे मैंने अरमापुर में एक सड़क, आप देखिए अरमापुर जैसी आप चढ़ेंगे, बाएं साइड से 1 लाख से ज़्यादा गरीब आदमी साइकिल से दादानगर की फैक्ट्री में जाता है और वो बरसात में भजभजाते हुए कीचड़ में गिरता है, एक्सीडेंट होते हैं, नहीं चल पाता है। उस सड़क को भी जब मैं बनाने लगा तो वहाँ भी यही रिएक्शन आया, विधायक जी यहाँ तो सन्नाटा है, एक घर नहीं है, एक वोट नहीं है और 80 लाख की सड़क आप यहाँ बना दे रहे हो। मैंने कहा यार इस सड़क से कितने गरीब आदमी, 1 लाख आदमी कल्याणपुर विधानसभा का आता होगा, मेरी विधानसभा से जाता होगा, अन्य से आता होगा, कानपुर का तो है, कानपुर में 8.5 लाख वोट अगर हमको मिले हैं पहले, तो वो लोग तो हैं जिनके प्रति हमारे दायित्व, और जिन्होंने वोट नहीं दिया उनके प्रति भी तो दायित्व है।
हम विधायक केवल हमको जिन्होंने आशीर्वाद दिया उन्हीं के लिए नहीं, मेरा मानना है चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, कोई दल हो, कोई जनता का आम आदमी हो, सबका विधायक मैं हूँ और मेरा नैतिक कर्तव्य सबके लिए काम करना है। इस भाव से जब मैं काम करता हूँ तो आप मान लीजिए कि रिकॉर्ड मेरी विधानसभा क्षेत्र में कुछ मुझे अन्य दल के लोग, मैं नाम नहीं लूँगा, अन्य दलों के लोग भी मुझे वोट देते हैं, खुश होते हैं मेरे विधायक होने से और मुझसे आज भी काम लेते हैं। मैं आज भी अपने कार्यकर्ताओं का भी, जनता का भी, उनका भी समभाव से काम करता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और मतलब बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, मुझे लगता है दर्शकों को भी, कि इतना डाउन टू अर्थ भी विधायक अभी हैं। मतलब इन जनरली लोग क्या सोचते हैं, उनका माइंडसेट ये रहता है एक बड़ा सा प्रोटोकॉल होगा और गाड़ियाँ उनको पसंद होंगी, है ना, उनसे मिलना बहुत टफ होगा, कोई एक माध्यम बनाना पड़ेगा और कोई काम कराना है तो देन काम तो होने से रहा और क्लाइंटबाजी भी हो सकती है ना। तो आपने अपने जीवन के अंतराल में ये सारी चीज़ें खुद झेली हैं, महसूस करी हैं, इसलिए आप उसको बखूबी समझते हो। तो इसी के साथ सर हम इसको वाइंड अप करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा चैनल को भी और चैनल के प्रगति के लिए भी शुभकामना प्रेषित करूंगा कि जिस प्रकार से आपने रुचि दिखा करके जनता के लिए, समाज के लिए आज के इस कार्यक्रम को प्रेरणा वाला कार्यक्रम बनाया है, मैं आभारी हूं। और जो आपने सवाल किए हैं, जो प्रश्न किए हैं, मैंने भी अपने मतलब की काफ़ी चीज़ें निकाली जिसको मैं जनता के लिए काम करूंगा और मैं आपको बताऊंगा। तो फिर आप प्रश्न पर प्रश्न करेंगे, लेकिन मैं उसको जब हल कर दूंगा उसके बाद फिर आपको बताऊंगा कि मैंने इस पर क्या क्या किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।